देखते हैं कि वो बनाना ट्री बीस्ट उन सारे स्पाइडर कल्ट के लोगों को मार डालता है, जिससे कि कुछ बनाना फ्रूट बाहर निकलते हैं। और ये एक ऐसे सिल्वर ग्रेड मटेरियल है जो कि वाइब्रेंट लाइफ एनर्जी से भरपूर है और ये अलग अलग इंजरीज को हील करने के लिए काम आता है। ये देखते हुए वो महिमन कह रहा होता है, क्या लाइफ एनर्जी के साथ ये सच में काफी ज्यादा काम आएगा और इससे मैं कुछ अच्छे अच्छे मटेरियल्स भी बना सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन बनानास को काट लेता है और अपने पास लेके आता है, जहाँ पे वो महिमन कह रहा होता है, वाह इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी स्मेल काफी ज्यादा एडिक्टिव है। अभी उसे पता चलता है कि वो लाइन पार कर चुका है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, रुको मैं तो भाग गया हूँ और मैंने गलती से लाइन को क्रॉस कर लिया है। लेकिन वो देखता है कि वो बनाना ट्री उस पर ध्यान नहीं देता, जो कि देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में काफी ज्यादा बिजी है, तो शायद ये मेरे ठीक रहेगा। और इसी के साथ वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी उसके पैरों के नीचे एक मेंढक आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। और मनिमन कह रहा होता है, एक दूसरा मेंढक, क्या मेरे पास फ्रॉक्स को अट्रैक्ट करने की कर्स है? ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से वही बनाना ट्री आता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो कहता है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है, आखिर सिचुएशन कैसी है? तभी वो लोग कह रहे होते हैं, ऑलमाइटी मास्टर हमें और भी ज्यादा लोग चाहिए। जो कि देखते हुए ऑलमाइटी प्रीस्ट अल्फा के लाश को देखते हुए कह रहा होता है, अल्फा तुम्हारी स्पिरिट ग्रेट स्पाइडर क्वीन की एक पार्ट बन जाएगी। इसी के साथ वो अपनी पावर को यूज करते हुए किसी तरह के अजीब से मकड़ी जैसे दिखने वाले चीज को बना लेता है और अपनी पावर का यूज उन बाकी सभी लोगों पे करने लगता है, जहाँ पे वो सारे मकड़ियाँ आते हुए उनके गले पर अटैच हो जाती है। और इसी के साथ ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है, अब से तुम लोग मेरे ऑर्डर्स मानोगे, नहीं तो तुम्हारे गर्दन पे ये जो स्पाइडर है ये फूट जाएगी और तुम मारे जाओगे। सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियाओयान काफी मुश्किल से उस बीच से बचता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, ये तो कितना ज्यादा भयानक है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि अभी अभी मैं एक हरे बनाना ट्री के टेरिटरी से निकला हूँ। इसी के साथ वो उस बनाना को अपने ऑयल स्पेस में रख देता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, प्लांट टाइप की स्पिरिट बीस्ट की एबिलिटीज काफी ज्यादा पावरफुल होती है और मैं नहीं जानता कि अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूँ तो क्या होगा, शायद मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तभी से कुछ एहसास होता है और वो एक पेड़ के पीछे जाते हुए छिप जाता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, स्पाइडर डीमन सेट के लोग सचमुच मेरा पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुआन और बाकी सभी लोग जियाओयान का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे डुआन कह रहा होता है, लानत है हम उसे आधी रात तक कैसे ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे तो काफी ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ हम उस ऑलमाइटी प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए कह रहा होता है, मदर ऑफ स्पाइडर्स और हमारे ग्रेट लॉर्ड प्लीज अपने सर्वेंट को रास्ता दिखाइए। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान के सामने एक वार्निंग आती है, जहाँ पे से पता चलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को जियाओयान की लोकेशन पता लग जाती है। ये देखते हुए जियाओयान मनिमन कह रहा होता है, ये सब क्या है? क्या इन लोगों ने स्पाइडर डीमन सेट को ज्वाइन कर लिया है? ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ। तभी उसके सामने जिमिंग आ जाती है, जो कि उससे कह रही होती है, हिलना बंद करो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। देखते हुए जियाओयान मनिमन कह रहा होता है, लगता है आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। इसी के साथ वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो मनिमन कह रहा होता है, लेकिन मैं अपनी पुरानी चाल चल सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी अटैक का यूज करता है, जिससे कि वो उन्हें चकमा देते हुए वहाँ से भाग। साथ वो रेडविंड क्राउ को समन करता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, रेडविंड क्राउ अब तुम्हारी बारी है, लेकिन उन्हें मत मारना, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये सुनते हुए वो उसका मुंह बंद करता है और कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, वैसे भी तुम्हें खुद की सुरक्षा करने के लिए कोई प्लान बनाना होगा, है ना? तो मैं संभालता हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे निकल जाता है और मर्सनरी टीम के सामने से गुजरता है, जो कि देखते हुए चाशा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, हे गाइस देखो आसमान में कुछ उड़ रहा है, क्या ये कोई शूटिंग स्टार है? तो डूमन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक उनके ऊपर एक अटैक होता है और काफी जोर से ब्लास्ट होता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे वो रेड विंड क्राउ है, जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देखते हुए चीमिंग रेड एप को अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो रेड विंड क्राउ काफी इजीली अपने ब्लेजिंग सनफायर का यूज करते हुए उसे जला देता है, जो कि देखते हुए चीमिंग मनिमन कह रही होती है, धिक्कार है, ये कमीना सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि वो आयरन बैरल हेड कुछ भी नहीं करने वाला, तो मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि डुआन रेड विंड क्राउ पर शूट करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं तो इसे बंदूक से भी मार नहीं सकता, आखिर ये है क्या? तभी वो रेड विंड क्राउ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान उसे देखते हुए कह रहा होता है, तुम कभी ने कहे कि तुमने दोबारा मेरी बात नहीं मानी है। तभी अचानक वो रेड हेप उसके ऊपर अटैक
अटैक कर देता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है रुको, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन उस अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन तब तक वो अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। तभी चेमिंग वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, लेकिन हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, कुछ वजह से मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसी के साथ दोनों ही कह रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच एक फियर्स बैटल होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रेडेव काफी तेजी के साथ जियायान पर अटैक करता है, लेकिन जियायान अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ चेमिंग भी उस पर अटैक करती है और कह रही होती है, हे ब्रॉन्ज बॉय, क्या तुम्हारे पास शील्ड भी है? क्या अमीर लोगों के पास ऐसी भी सीक्रेट टेक्नोलॉजी भी है? तो उनकी बातें सुनते हुए जियायान मन ही मन कह रहा होता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर अब ज्यादा नहीं है, तो क्या मुझे शील्ड को और भी ज्यादा पुश करना चाहिए? तभी उसके ऊपर फिर से चेमिंग अटैक करते हुए कह रही होती है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने अपने शील्ड को पुश किया है। सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये कोई स्कूल बैटल प्रैक्टिस नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो काफी तेजी से अटैक करती है, जो कि देखते जियायान घबरा जाता है। वो मनी कह रहा होता है, वो तो मेरे पास ही आ रहा है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी चेमिंग उस पर हिट करते हुए कह रही होती है, मैं सड़कों पर फाइट करते हुए बड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हें मारने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये कहते वो उसे मारने लगता है, जो कि देखते हुए जियायान अपने आप को डिफेंड करते हुए कह रहा होता है, डीमन स्पाइडर कल्ट एक पब्लिक एनिमी है और यहाँ तक कि तुम मुझे पकड़ने के लिए उसकी मदद कर भी दो, लेकिन फिर भी क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? तो ये सुनते हुए चेमिंग कह रहा होता है, आखिर तुम क्या जानते हो? कमीने कहीं के वो उसे मारने वाली होती है कि तभी जियायान उसका सर पकड़ते हुए उस पे काफी जोर से हेडबट करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें धमकाया जा रहा है और तुम्हारी गर्दन पर ये स्पाइडर, मेरे पास इसको हल करने का एक तरीका है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते ही वो उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए चेमिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है, लेकिन आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? तो जियायान कह रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कटे हुए हाथों वाला दोस्त झाड़ियों के पीछे है। तभी फैंग लेंग वहाँ पे एक स्मोक बम फेंकता है, जहाँ पे वो जियायान के पास आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। इसी के साथ चेमिंग कह रही होती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ब्रॉन्ज लड़के, अब तुम हमारे हाथों में आ चुके हो। और इसी के साथ वो जियायान को पकड़ते हुए ऑलमाइटी प्रीस्ट के पास ले जाते हैं, जहाँ पे चेमिंग कह रही होती है, हम इसे पकड़ते हुए यहाँ पे लेके आए हैं, तो क्या हम अभी यहाँ से जा सकते हैं? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, आखिर उस लड़की के बारे में क्या, उसे भी वापस लेके आओ। तो चेमिंग कह रही होती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि आखिर वो लड़की कहाँ पे है, और तुम्हारी ये बात तो शुरुआत से बिल्कुल अलग है, तुमने तो हमें बस इसे पकड़ने के लिए कहा था। तभी वो ऑलमाइटी प्रीस्ट उससे कह रहा होता है, लगता है मुझे फिर से याद दिलाना होगा, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी गर्दन में क्या लगा हुआ है? तो ये सुनते हुए चेमिंग कह रहा होता है, इसे भूल जाओ, वैसे भी ये जल्द ही टूटने वाली है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लैंग फेंग उस ऑलमाइटी प्रीस्ट पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो ऑलमाइटी प्रीस्ट अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी बाकी सभी लोग मिलते हुए उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियायान कह रहा होता है, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने की सलाह दूंगा। चेमिंग से चुप रहने के लिए बोलता है। ये देखते हुए लैंग फेंग कह रहा होता है, बॉस का मतलब यह है कि वो नहीं जानते कि इस डिवाइस से आवाज ऑलमाइटी प्रीस्ट तक जाएगी या फिर नहीं, तो इसलिए अगर तुम्हें जो भी कहना है वो धीमी आवाज में कहो। तो ये सुनते हुए जियायान मन ही मन कह रहा होता है, तो इसका मतलब इन लोगों ने स्मोक बॉम्ब इसलिए फोड़ा ताकि उस स्पाइडर कल्ट का कोई भी पर्सन हमें देख नहीं पाए। इसी के साथ वो धीरे धीरे कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैंने इसकी जांच की है और मुझे पता है कि ये आवाज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल म्यूटेंट स्पिरिट बीस्ट है, तो इसलिए मैं जोर से भी बोल सकता हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए चेमिंग कह रही होती है, फिर हमें बताओ कि आखिर तुम किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। इसी के साथ हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डुआन उस बंदे का गला पकड़ लेता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, सबसे पहले हमारी गर्दन पर जो स्पाइडर बॉम्ब है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो इसलिए वो सिर्फ इस बंदे के हाथ पे जो छड़ी है उससे ही कंट्रोल हो सकता है। तो अगर मैं उसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर दूं, तो ये टीन का डब्बा इसका यूज नहीं कर पाएगा, और इस पॉइंट पर अपने ऊपर से स्केन के कंट्रोल को रिलीज करने के लिए हमें इसके छड़ी को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाशा उस छड़ी पर अटैक करती है। अभी ये देखते हुए वो ऑलमाइटी प्रीस्ट डुआन के कब्जे से छूट जाता है, जो कि देखते हुए डुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन ये तो एक गोल्ड लेवल का बीस्ट मास्टर है, ये डेफिनेटली रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन यही वही समय है जब हमें बैकअप की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ऑलमाइटी प्रीस्ट शाशा का गला पकड़ लेता है, जहाँ पे वो उसे काफी दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काइंड हो गया था, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते जियायान कह रहा होता है, सबसे पहले उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने देना और फिर वो जरूर
जरूर उस बॉम्ब स्पाइडर का यूज करेगा, लेकिन बॉम्ब स्पाइडर में लॉन्ग डेटोनेशन फ्यूज होता है, जिसकी वजह से ये इमीडिएटली एक्सप्लोड नहीं होगा। और यही वही समय है जब वो सबसे ज्यादा डिफेंस लेस होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑलमाइटी प्रीस्ट उस स्पाइडर बॉम्ब का यूज करता है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पीछे से बाओनिया अटैक करती है, लेकिन वो ऑलमाइटी प्रीस्ट उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये सब बेकार है, तुम्हारे गॉड पहले से ही सब कुछ जानते हैं। जो कि देखते हुए वो अपने डैगर को बाहर निकालती है, जहाँ पे वो मन कह रही होती है। हालांकि उसकी ढाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब उसके पास कोई भी आता है उसकी ये शील्ड यूजलेस हो जाती है। और इसी के साथ वो उस डैगर को उसके छड़ी के ऊपर फेंकते हुए कह रही होती है अब तुम्हारे पापा को साफ करने की बारी आ चुकी है। और इसी के साथ वो छड़ी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये काम कर गया है। और इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि वो स्पाइडर बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है, जो कि देखते हुए डुआन कह रहा होता है आखिरकार मुझे इस बेकार सी चीज से छुटकारा मिल गया है। तभी वो ऑलमाइटी उस लेडी को उनके ऊपर फेंक देती है, लेकिन चिमिंग उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है तो चलो अब यहाँ से भाग निकलते हैं। ये कहते ही वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जो कि देखते हुए ज़ियाओयान मनी मन कह रहा होता है मुझे पता था ये लोग यही करने की कोशिश करेंगे। तभी वो ऑलमाइटी प्रीस्ट अपनी पावर का यूज करता है और अपनी डोमेन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। ये देखते हुए चिमिंग कह रही होती है ये तो गोल्ड लेवल बीस्ट मास्टर का डोमेन है, तो फैंगलैंग जल्दी से कैप्टन को कॉल करो। ये सुनते हुए फैंगलैंग उससे कह रहा होता है सिग्नल कमजोर है तो इसलिए मुझे कुछ समय लगेगा। और इसी के साथ वो अपने कैप्टन के पास सिग्नल भेज देता है। सीन चेंज होता है, हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक टेबल पर बैठी हुई होती है, जहाँ पे वो दूसरी लेडी आती हुई कह रही होती है कैप्टन फैंगलिंग आपसे कुछ रिपोर्ट करना चाहता है। तो ये सुनते हुए वो उस फोन को लेती है और कह रही होती है फैंगलिंग हम एक मीटिंग में है, तो बताओ क्या मैटर हो गया है। सुनते हुए फैंगलिंग कह रहा होता है हम डीमन स्पाइडर कल्ट के जरिए बनाना फॉरेस्ट में फंस चुके हैं और हमारा चीफ और बाकी सभी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है कि क्या इसी के साथ आखिर वो मेरे लोगों के साथ फाइट क्यों कर रहा है। तो ये सुनते हुए वो बंदा या फिर कहो कि वो बंदी कह रही होती है ये जरूर शायद कोई गलतफहमी होगी। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती कि क्या पिछली बार जिसने हमारे रेड मंकी ग्रुप को छूने की हिम्मत की थी अब उसका नाम और निशान नहीं है, तो सच सच बोलो। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑलमाइटी प्रीस्ट अपनी फुल पावर का यूज करता है, जहाँ पे वो काफी सारे बीस्ट को समन करता है और कह रहा होता है जल्दी से उन्हें पकड़ के मेरे पास लेके आओ। दूसरी तरफ ये देखते हुए ज़ियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ये सभी स्पिरिचुअल बीस्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहे हैं। इसी के साथ वो पीजी आउट से कह रहा होता है मतलब रेड विंग क्राउ से कह रहा होता है मेरे इतने सारे क्रिस्टल खाने के बाद अब उन सभी का यूज करने का टाइम आ चुका है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम इस डीटी के साथ क्या करना चाहते हो। तभी ज़ियाओयान उसे पोजेस करता है और उस बीस्ट के साथ कॉम्बाइन हो जाता है, जिससे कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है यहाँ तक कि मैंने अपने एट्रीब्यूट को फायर एट्रीब्यूट में चेंज कर लिया है और इस तरह अगर मेरा ओरिजिन में डैमेज हो जाए फिर भी मैं अफेक्टेड नहीं होऊंगा। अफसोस की बात है कि मिंग चाओ को हमको पता नहीं था कि अपने टैलेंट को सही तरीके से यूज कैसे किया जाए। भले ही उसके पास इतनी मिरेकुलस टैलेंट थी, लेकिन मैं इसका एडवांटेज उठाऊंगा। दूसरी तरफ ये देखते हुए ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है पोजीशन वाह ये तो कितनी रियल टैलेंट है, हालांकि तुम अभी भी काफी ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड हो। और इसी के साथ वो अपने डायनो स्पाइडर को समन करता है और एक हॉरर बीम को यूज करता है। ये देखते हुए ज़ियाओयान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है शिट अब ये क्या बकवास है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक उसके पीछे से वही आई ऑफ अपोकलिप्स बाहर निकलता है, जो कि देखते हुए ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओयान की मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हट जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये हट चुका है। डर का ये एहसास ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बंदा भी किसी चीज से डर रहा है। तभी वो ऑलमाइटी प्रीस्ट आगे बढ़ते हुए शैडो इम्पैक्ट का यूज करता है, जो कि देखते हुए ज़ियाओयान अपनी गन स्मोक इम्पैक्ट का यूज करता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जहाँ पे ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है बच्चे इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनकी स्पीड बिल्कुल साउंड की स्पीड की जैसी ही होती है, जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रही होती है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये सच में इस तरीके से फाइट कर रहे हैं। जहाँ पे चिमिंग कह रही होती है जब दो गॉड्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो मॉडल्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है, ऐसे हम लोग तो वैसे भी बच के जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस फाइट को एंजॉय करते हैं। तभी डुआन के ऊपर किसी चीज का लार टपकता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लगता है हमारे पीछे कुछ है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ पे डुआन भागते हुए कह रहा होता है बॉस अपने मंकी को इसे ब्लॉक कर
करने के लिए कहो तो चिमिंग कह रही होती है ये तो बहुत सारे हैं, वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। साशा कह रही होती है हम लोगों को बस भागना चाहिए, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑलमाइटी प्रीस्ट और जियाओजियान दोनों ही आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जहाँ पे एक धमाका होता है और इसी के साथ ऑलमाइटी प्रीस्ट अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, जो कि देखते हुए जियाओजियान कह रहा होता है क्या तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक का यूज करने वाले हो, और चूंकि अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा तो इसलिए मैं जी भर कर लड़ूंगा। और इसी के साथ वो टर्बो चार्ज का यूज करता है, जहाँ पे दोनों के अटैक ही एक दूसरे से टकराते हैं। ये देखते हुए जियाओजियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आउटपुट को इंक्रीज करता है, जिससे कि वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओजियान की बॉडी के साथ कुछ हलचल हो रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्रिम्सन क्राउ की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी को ओवरलोड कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑलमाइटी प्रीस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जहाँ पे उसके मास्क भी टूट रही होती है। देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे संभाल क्यों नहीं पा रहा। इसी के साथ उसकी मास्क टूट जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ब्रॉन्ज रैंक वाले लड़के तुम्हारे पास जरूर कोई सीक्रेट्स है, मैं तुम पे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहा हूँ। इसी के साथ वो अपना असली चेहरा दिखा देता है, जो कि देखते हुए जियाओजियान कह रहा होता है तो आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तो ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है अब तुम मेरी ट्रू पावर का विटनेस बनोगे। इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जहाँ पे अपने सभी पेट्स को फिर से कंज्यूम करने लगता है। ये देखते हुए चिमिंग कह रही होती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पेट कंज्यूम करके एक ऑर्ब बनाता है, जो कि देखते हुए जियाओजियान कहता है आखिर ये चीज क्या है। तभी हम देखते हैं कि उस ऑर्ब या फिर कहो कि उस एको को तोड़ते हुए एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि कह रहा होता है तो फिर चलो राउंड 2 को शुरू करते हैं। और इसी के साथ वो जियाओजियान को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा था तुम अनएक्सपीरियंस्ड हो, अब तुम मरने वाले हो। ये कहती वो काफी जोरों से उसे नीचे पटक देता है, जिससे कि जियाओजियान की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे वो ऑलमाइटी प्रीस्ट या फिर कहो कि वो बीस्ट कह रहा होता है बताओ ये कैसे लगा, क्या तुम्हें पता चला कि हमारे बीच की पावर का डिफरेंस क्या है, तो चलो अब मेरे साथ आओ। ये कहते वो जियाओजियान पर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक अटैक होता है, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी वहाँ पे एक बीस्ट आते हुए जियाओजियान को वहाँ से ले जाता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ चिमिंग कह रही होती है साशा जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बचाओ, मैं इस बकेट हेड को ब्लॉक करती हूँ। और इसी के साथ वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ साशा जी से कह रही होती है जी जल्दी से इसका चेकअप करो। तो ये सुनते हुए जियाओजियान कह रहा होता है आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो उससे कह रही होती है लगता है हमें भी तुम्हें कुछ रिपे करना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ वो अपने बीस्ट को समन करती है और कह रही होती है वैसे भी मैं इस बकेट हेड से काफी ज्यादा हेट करती हूँ। ये कहते ही वो उससे निपटने लगती है, जहाँ पे दोनों बीस्ट मिलते हुए ऑलमाइटी प्रीस्ट से लड़ने लगते हैं। तो उस तरफ जिमिंग ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है ये काफी ज्यादा अजीब है, आखिर इसकी बॉडी इतनी ज्यादा अजीब क्यों है। तो ये देखते हुए साशा कह रही होती है ये शायद उसकी टैलेंट की वजह से होगी, वो अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉम्बाइन हो सकता है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट फॉर्म नहीं है। इन सिंपलर वर्ड ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो जिमिंग कह रही होती है क्या इसका मतलब यह है कि ये घायल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो साशा कह रही होती है तुम्हें बस उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिर से स्मूदन करने के लिए एक तरीका ढूंढना होगा, फिर उसे अपनी कंप्लीट फॉर्म को अचीव करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। तो चलो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सुनते हुए जियाओजियान काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है रुको क्या तुम मेरा ऑपरेशन करने वाले हो। तो साशा उससे कह रही होती है चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ वो अपने खंजर को निकालते हुए काफी जोरों से उसके पीछे मार देती है, जिससे कि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो के रास्ते को क्लियर कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओजियान अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्या ये पोजेस्ड बॉडी की कंप्लीट फॉर्म है। अब मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तब इसे बताया जाता है कि वो फिनिक्स फ्लेम का यूज कर सकता है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है फिनिक्स फ्लेम, मुझे लगता है कि ये उस लिटिल फिनिक्स के टैलेंट है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम मुझे इसकी याद भी दिलाएगा। तो ये सुनते हुए सिस्टम उसे थैंक यू कहता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम सच में एक सिस्टम हो या फिर कुछ और हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट चिमिंग पर अटैक करता है, लेकिन चिमिंग अपने शील्ड के जरिए बच जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ग्राउंड बीटल बस इसे पकड़े रहो। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रही होती है हे बकेट हेड, मैंने कहा कि ये लड़का हमारा है, तुम इसे ले नहीं सकते हो और हमें अभी भी कर्ज चुकाना बाकी है। इसी के साथ वो कह रही होती है ग्राउंड बीटल अपनी पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि देखते हुए ग्राउंड बीटल उस पर अटैक करती है, लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। तो डुआन कह रही होती है बॉस ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये कार्ड काफी ज्यादा कमजोर है। तो चिमिंग कह रही होती है ये मेरा अब तक का पहला स्पिरिचुअल बीस्ट है और मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक से ज्यादा कार्ड है और वो है इनविजिबिलिटी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे जियाओजियान छुपा हुआ होता है,
मतलब कि उसके पीछे वही मैग्मा कैमेलन होता है जो कि इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जियायान भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम कीड़े कहीं के, और ये कहते ही वो चिमिंग पर अटैक कर देता है, जहाँ पे चिमिंग कह रही होती है ग्राउंड बीटल बस होल्ड ऑन करो। तभी उसके पीछे जियायान आता है और कह रहा होता है बस अब मुझे इसे संभालने दो, तुम छिपने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढो, अब मैं इसे संभालता हूँ। तो ये देखते हुए चिमिंग कह रही होती है ये लड़का काफी ज्यादा घमंडी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान फिनिक्स ब्लेज का यूज करता है, तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है फिनिक्स ब्लेज टैलेंट एक्टिवेट हो चुकी है, जहाँ वेंडरर बाथिंग इन फायर सैक्रिफाइस स्टेट में एंटर करता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है बाथिंग इन फायर सैक्रिफाइस आखिर इसका मतलब क्या है। तो उसे बताया जाता है जब तुम फायर सैक्रिफाइस स्टेट में एंटर करते हो तो हर बार जब तुम अपनी फायर स्किल को यूज करते हो तो ये सैक्रिफाइस गॉज एक्यूमुलेट की गई स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा के बेस के रूप में जमा होती है, और एक्यूमुलेशन स्टेज के बेस पर अलग अलग इफेक्ट एक्टिवेट होते हैं। स्टेज 1 सोलर ब्लेज, ये सारे फायर बेस्ड स्किल को एनहेंस कर देती है। स्टेज 2 द निर्वाणा स्टेट, जो कि एक फैटल अटैक को भी नलिफाई कर सकता है। ये देखते हुए जियायान मनीवन कह रहा होता है सचमुच ये मल्टीपल इफेक्ट्स वाली बहुत ही अच्छी टैलेंट है, मैं सच में एस क्लास क्लासिफिकेशन डिजर्व करता हूँ। लेकिन रुको, आखिर के पास आ जाता है और फ्लेम चार्ज का यूज करता है, जिससे कि सैक्रिफाइस चार्जिंग प्रोग्रेस 73% हो जाता है। इसी के साथ जियायान फ्लेम रेडिएशन का यूज करता है, जिससे कि सैक्रिफाइस रिचार्ज प्रोग्रेस 100% हो जाता है और स्टेज 1 सोलर ब्लेज इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है मेरी सारी की सारी स्किल इनहेंस हो चुकी है और मेरी स्किल का नेम भी चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम आंक लिया है, तो अब इस अटैक को लो। और ये कहते ही वो अपना मुंह ओपन करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी जियायान उसके मुंह को बंद करते हुए कह रहा होता है अपना मुंह बंद करो, और इसी के साथ वो सोलर ब्लेज फ्लेम रेडिएशन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करता है और उसे मारते हुए उसके डोमेन को इजीली नलिफाई कर देता है। और इसी के साथ उस जंगल में एक बड़ा सा धमाका होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि रेड एप टीम की लीडर भी आ चुकी होती है, जो कि ये देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि किंगबन टाउन में एक नया पावरफुल इंडिविजुअल आ चुका है और इस डिस्ट्रक्टिव पावर से ऐसा लगता है कि ये एक डायमंड लेवल पे है। आखिर चिमिंग इस लड़ाई में कैसे शामिल हुआ। इसी के साथ वो नीचे उतरते हैं, जहाँ पे लैंगफिंग कह रहा होता है कैप्टन हम यहाँ पे है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है तो बताओ क्या बात हुआ है। और आखिर चिमिंग वो कहाँ पे है, तो वो कह रहा होता है यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई है और हमारा सामना स्पाइडर कल्ट के एक पागल आदमी से हुआ है, इसी के साथ हमारे लीडर उस जंगल में फंसे हुए हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है यहाँ पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है, लगता है कि वो रेन फॉरेस्ट का लॉर्ड अब जाग चुका होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ की चारों ओर की जगह तबाह हो जाती है। यहाँ पे चिमिंग कह रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा व्यू एक ही दिन में दोबारा देख पाऊंगी। इसी के साथ वो सभी जियायान के पास जाते हैं, जहाँ पे जियायान हंस रहा होता है और उसकी बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे उसे बताया जाता है सैक्रिफाइस के साइड इफेक्ट के रूप में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और शाशा से कह रहा होता है शाशा तुमने मुझे साइड इफेक्ट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले इसके बारे में नहीं बताया, वैसे भी हमारे पास बात करने का टाइम भी नहीं था। तभी अचानक काफी सारे ट्रीज के टेंटिकल्स उनके पास आ रहे होते हैं, जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखते हुए डुआन कह रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो चिमिंग कहती है ओह नो लगता है ये द लॉर्ड ऑफ द रेन फॉरेस्ट है, डुआन इस लड़के को लो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहते हैं वो उन टेंटिकल्स को हटा रही होती है और कह रही होती है हर बार जब एक दिक्कत कम हो जाती है तब दूसरी दिक्कत आ जाती है, दिक्कत पे दिक्कत दिक्कत पे दिक्कत, आखिर हम करे क्या। और हाँ छोटे से लड़के ये सब शायद तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो जियायान कह रहा होता है क्या तुम सचमुच इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने तुम सभी को बचाया है। तो जीचिंग कह रही होती है और सारा का सारा प्लान फेल हो चुका है, तो चलो इस लड़के को यहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो चिमिंग कह रही होती है बहुत बात हो चुकी है, अब हमें यहीं पर ही रुकना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि द वाइल्ड बनानास का जंगल लॉर्ड वहाँ पे उन्हें देखते हुए हंस रहा होता है और उन्हें चारों ओर से घेर लेता है और उन्हें अपनी बॉडी में समा लेता है। ये देखते हुए चिमिंग कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे हम जंगल लॉर्ड के बॉडी के अंदर फंस चुके हैं। तभी चिमिंग कह रही होती है जीचिंग बताओ कि सिग्नल कैसा है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है मैं अभी भी फैंगलैंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है और इसके अलावा ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 30 मिनट तक ही ऑक्सीजन रह सकती है। ये सुनते हुए चिमिंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, मैं हमेशा अपने साथियों को मौत की ओर ले जाती हूँ। उसे देखते हुए जियायान कह रहा होता है तुम्हें अपनी एनर्जी को बचानी चाहिए, तुम जितना ज्यादा मूवमेंट करोगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी।
तो उसकी बातें सुनते हुए चीमिंग कह रही होती है, तुम एक छोटे से बच्चे हो, आखिर तुम्हें क्या ही पता है। तो जियायान कह रहा होता है, तुम उन सभी के लीडर हो। और देखो इन सभी के एक्सप्रेशन को, ये काफी ज्यादा उदास है। क्या तुमने कभी उनके फीलिंग्स के बारे में सोचा है जिन्होंने तुम पर भरोसा किया है? तुमने तो खुद ही कहा कि तुम सभी की जान को दांव पे लगा रहे हो, लेकिन सिचुएशन जितनी ज्यादा क्रिटिकल होती है तुम्हें शांत रहने की जरूरत उतनी ही ज्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो कि तुम पर बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पे रेड एप की लीडर की हेलीकॉप्टर उड़ रही होती है और उसके सामने लैंगफेंग बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, कैप्टन क्या हम रेन फॉरेस्ट लॉर्ड से फाइट करने वाले हैं? ये सुनते हुए वो कह रही होती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरी एबिलिटी पर विश्वास नहीं है? चेमिंग और दूसरे लोग लापता है और हाल ही में सारे के सारे क्लूज इसी ओर इशारा करते हैं और अगर हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए हम इस फाइट से बच नहीं सकते हैं। तभी उन्हें एक सिग्नल आता है जहाँ पे दूसरी तरफ से वो लोग कह रहे होते हैं, फैंग लैंग हम इस रेन फॉरेस्ट लॉर्ड के अंदर है। तो ये सुनते हुए वो कैप्टन वहाँ से कूदने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये तो एकदम सही है, अब हमें बस यहाँ से कूद कर इसे खोलने की जरूरत है। ये कहते ही वो अपने छोटे से क्रिम्सन डीमन एप को समन करती है और उसे लेते हुए काफी तेजी से नीचे कूद जाती है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ अपने अटैक का यूज करती है, जिसके एक स्ट्राइक में वो पूरे के पूरे रेन फॉरेस्ट लॉर्ड को बीच से फाड़ देती है। जो कि देखते हुए चीमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या आखिर ये क्या है? रुको, ये तो रेड लाइटिंग है, क्या ये वही तो नहीं? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कैप्टन अंदर आती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, तो तुम लोग यहाँ पे हो? तो ये देखते हुए चीमिंग रोने लगती है और गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखते हुए कैप्टन काफी तेजी के साथ उसके सिर पे एक मुक्का दे मारते हैं, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम मुझे बिग सिस्टर क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझे एम्बैरेस करना चाहती हो? छोटे से बच्चे, तुम्हें मैनर की कमी है। तो ये देखते हुए जियायान डुआन से कह रहा होता है, क्या तुम्हारे लीडर हमेशा सही ऐसे रहते हैं? डुआन कह रहा होता है, हाँ हमें इसकी आदत हो चुकी है। तभी वो हेलीकॉप्टर से नीचे सीढ़ी फेंकते हैं, जहाँ पे कैप्टन कह रही होती है, हर कोई जल्दी से आगे बढ़ो, हमें यहाँ से जल्दी निकलने की जरूरत है, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी के साथ वो क्रेजी वुल्फ को सीढ़ी ऊपर खींचने के लिए कहती है, जहाँ पे लगभग सभी लोग चढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे डुआन कह रहा होता है, रुको कैप्टन अभी भी नीचे है। अभी नीचे से कैप्टन कह रही होती है, बस यहीं पर मत रुको, जल्दी से यहाँ से निकलो, ये रेन फॉरेस्ट लॉर्ड काफी जल्दी रिकवर हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो देखती है कि वो रेन फॉरेस्ट लॉर्ड हील हो जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनियन कह रही होती है, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से हील हो रहा है। अभी अचानक वो रेन फॉरेस्ट लॉर्ड उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जो सीढ़ी होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखते हुए चीमिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो कैप्टन कह रही होती है, अरे कमीने चिल्लाओ मत, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। ये कहते ही वो काफी इजीली अपने हाथों से अपने आप को रोक लेती है और कह रही होती है, चलो अब जाने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो इविल थंडर का यूज करती है और एक ही छलांग लगाते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है, जो कि देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जियायान कह रहा होता है, तुम्हारे सिस्टर तो इस पैंट में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो चीमिंग कह रही होती है, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। और इसी के साथ वो सभी उस फॉरेस्ट से निकल जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैप्टन जियायान से कह रही होती है, बाय जियायान ब्रॉन्ज बीस्ट टेमर, क्यों है ना? अब तो मैं सच में तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम स्कारलेट है, मतलब जिया, एक गोल्ड लेवल की बीस्ट मास्टर। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? तो जियायान कह रहा होता है, मेरा नाम भाई जियायान है, एक ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर और इसका सरनेम में ची है, क्या ये रेड विंग सिटी के चीमिंग फैमिली से रिलेटेड है? ऐसा हो भी सकता है। तभी स्कारलेट उससे कह रही होती है, वैसे तुम्हारा सरनेम बाई है ना? क्या तुम बेलिन सिटी के बाई फैमिली से हो? तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है, हाँ बाई जिंगचुंग मेरे ग्रैंडफादर है, सांग को एक बीस्ट स्पेस में कैसे डाल सकते हो? तो स्कारलेट कह रही होती है, आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया? तभी जियायान गुबाई को नीचे रखते हुए कह रही होती, प्लीज मेरी मदद करो। तो चिमिंग कह रही होती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे थे? तो स्कारलेट उसे देखते हुए कह रही होती है, किसी ने कभी भी अपने अलावा किसी और को रॉयल स्पेस पर नहीं रखा है, लेकिन उसके बॉडी पर मौजूद ये जो क्रिस्टल है ये बिल्कुल स्पिरिट स्टोन के जैसे है और मुझे लगता है कि ये इस छोटे बच्चे का सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर्म है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये सब तुम्हारे स्पिरिट स्पेस के स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से हुआ है। इसी के साथ वो शाशा से कह रही होती है, शाशा आखिर तुम क्या सोचती हो? तुम तो एक डॉक्टर हो, है ना? तो कह रही होती है, जैसे कि तुमने कहा और मैं बिलीव करती हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए डबल चेक करना होगा। लेकिन अब हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो ऐसे टेस्ट करने के लिए इनफ नहीं है, तो हमें सबसे पहले बेस पर वापस जाना होगा। स्कारलेट कह रही होती है, तो फिर ठीक है, चलो अपने बेस पे चलते हैं। सीन चेंज होता है, हमें स्पाइडर कल्ट के बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और इसी के साथ उनमें से एक लेडी सभी लोगों से कह रही होती है, आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पे 2 रीजन की वजह से बुलाया है। इसी के साथ हमें पता चलता है ये द हाई
प्रीस्ट सोलारिस है। यहाँ पे सोलारिस कह रही होती है पहली बात, ऑर्थर्स की डेथ कंफर्म हो चुकी है और इस इंसिडेंट को बेलन सिटी और जायंट वुड सिटी के बीच बनाना फॉरेस्ट टाउन में एलोकेटेड किया गया है। तो मैं इस मामले पर तुम्हारी राय सुनना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए इनमें से एक लेडी जो कि द सेकंड हाई प्रीस्ट लिलिथ होती है, वो कह रही होती है अगर ऑर्थर सिर्फ 6th रैंक पर था फिर भी वो डायमंड लेवल के काफी ज्यादा क्लोज था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो थर्ड हाई प्रीस्ट डिएगो बैरो कह रहा होता है क्या ये किसी सिटी लॉर्ड का काम हो सकता है क्या। उनकी बातें सुनते हुए सोलारिस कह रही होती है प्रीवियस बैटल में बाय जिंग चुंग हार गए थे और डायमंड लेवल के ओपोनेंट को हराने वाला सिर्फ एक ही आदमी है जो कि जायंट वुड सिटी का लॉर्ड होगा। ये सुनते हुए द फोर्थ हाई प्रीस्ट मेफिस्टो कह रहा होता है अगर ये पॉसिबल है तो ये मून वेल सेक्ट के लोग हो सकते हैं और वैसे भी उनकी टेरिटरी बनाना फॉरेस्ट है। इसी के साथ हमें द फिफ्थ हाई प्रीस्ट एस्मोडेन को भी दिखाया जाता है। उन सभी की बातें सुनते हुए सोलारिस कह रही होती है चाहे वो कोई भी हो वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा, उसे हमें पे करना ही होगा। तो एस्मोडेन तुम इसे बाद में संभालोगे और ये याद रखना कि तुम्हारा ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए एक लो प्रोफाइल रखना। और हाँ, दूसरी बात हमारे लोगों का फ्यूचर है। हाल ही में हमारा एस्ट्रोलॉजी चेंज हो चुका है और इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये एक साइन है जहाँ पे क्वीन आर्चेंड धीरे धीरे डॉर्मेसी में एंटर कर रही है, दी होली यूचरिस्ट मून वेल एरा में एंटर कर रहा है। तो उसकी बात सुनते हुए लिलिथ कह रही होती है कामारका के मैसेकियर के बाद स्पाइडर क्वीन का हॉली बॉडी पिछले 25 सेलेस्टियल साइकिल से रेडियंट सन के अंदर है, तो ये अचानक स्लम्बर के स्टेट में क्यों एंटर कर रहे हैं। सोलारिस कह रही होती है महल में मौजूद लोगों को भी ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग हॉली बॉडी मून वेल सिर्फ हर 90 सेलेस्टियल साइकिल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता था, तो शायद ये सेलेस्टियल फिनोमिना से रिलेटेड हो सकता है और शायद इसमें स्पाइडर क्वीन को इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ सकती है। तो मामला जो भी हो ये लाइफ एंड डेथ ऑफ द रेडियंट सन सेक्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तभी डिएगो बैरो से कह रहा होता है ग्रेट हाई प्रीस्ट ये सर्टेन है कि गाइडेंस के बेस पर मून वेल सेक्ट के मेंबर्स स्पाइडर क्वीन को ढूंढेंगे। तो क्या ख्याल है कि हम किसी को उसकी निगरानी करने और स्पाइडर क्वीन की ब्लेसिंग पाने के लिए गाइडेंस करने के लिए भेजे। तो सोलारिस कह रही होती है ये काफी अच्छा सजेशन है, लेकिन हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। मूनवेल सेक्ट कोई भी नॉर्मल सेक्ट नहीं है। तो डिएगो से कह रहा होता है हाँ मैम, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्पाइडर क्वीन के ब्लेसिंग के बिना उनकी ताकत डरने के लिए भी काफी नहीं है। और इसी के साथ सभी द मदर ऑफ द ऑल स्पाइडर के नाम के नारा लगा रहे होते हैं और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पे डिएगो कह रहा होता है अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। डैन क्या तुम आज बिजी होने वाली हो, मेरा मतलब क्या तुम अब फ्री हो। ये सुनते हुए डैन उससे कह रही होती नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुनते हुए डिएगो से कह रहा होता है अरे तुम गलतफहमी में हो, मेरे पास बस कुछ चीजें हैं जिन पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उस पर बात करो। और इसके अलावा जब तुम दिमाग से बात करते हो तो मुझे इस तरह ना देखो जैसे कि तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो। तो ये सुनते हुए डैन अपने बीच को लेते हुए जाने लगती है। तो डिएगो कह रहा होता है डैन मेरी बात सुनो, जरा रुक तो जाओ। तो ये सुनते हुए वो रुक जाती है, जहाँ पे डिएगो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं समझता हूँ आखिरकार ग्रेट हाई प्रीस्ट ने स्पेशली तुम्हें इस काम के लिए चुना है, तो अब तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होना चाहिए है ना। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है आखिर हाई प्रीस्ट के टास्क पर काम करते हुए ऑर्थर की मौत क्यों हो गई और वो छोटा सा बच्चा जो कि इनविंसिबल था। ये सुनते हुए डैन काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे डिएगो से कह रहा होता है लेकिन आर्थर के साथ आखिर सच में क्या हुआ है ये किसी को भी नहीं पता और अब उसका कोई भी नाम निशान भी नहीं बचा है। जहाँ ग्रेट हाई प्रीस्ट तुम्हारी एबिलिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं और तुम्हें वहाँ पे भेजना चाहे इसे किसी तरह से भी रखा जाए, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारने के लिए भेज रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है कि क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। डिएगो से कह रहा होता है अगर मैं तुम होता तो मैं डेफिनेटली ग्रेट हाई प्रीस्ट के ट्रस्ट के रूप में से नहीं देखता, स्पेशली अभी के सिचुएशन को देखते हुए। और जैसे ग्रेट हाई प्रीस्ट ने खुद ही कहा है सितारे बदलने वाले हैं और इस उथल पुथल के समय में सिर्फ मजबूत लोग ही बिना किसी डर के बाहर आ सकते हैं। तो डैन उससे कह रही होती है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं इसे हाई ग्रेट प्रीस्ट को बता दूंगी जो कि तुमने अभी कहा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मेरा मानना यह है कि तुम एक टूल की बजाय एक स्मार्ट पर्सन हो जो कि सिर्फ ऑर्डर मानता है। और इसी के साथ वो उसके सामने एक डैगर फेंकता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जियायान और बाकी से भी रेड एप बेस में चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ और वो लोग काफी तेजी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे जियायान कह रहा
होता है आखिर स्कैन का रिजल्ट क्या है। तो साशा कह रही होती फिलहाल वाइटल साइंस अभी नॉर्मल है और इसके लाइफ को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब उठेगी। तो जियान कह रही होती है पर आखिर मैं क्या करूँ, मैं उसे कैसे जगा सकता हूँ। साशा से कह रही होती है ईमानदारी से कहो तो मुझे भी यकीन नहीं है और उसकी स्पिरिचुअल चैनल इस समय इल्यूजन में है, जैसे दो रस्सियां आपस में जुड़ी हुई है और आखिर इतने लंबे समय तक किसी ने भी अपने दूसरे लोगों को रॉयल स्पेस में नहीं रखा है, ना ये करने का ट्राई किया है। तभी स्कारलेट कह रही होती है यंग मैन निराश मत हो, डॉक्टर शासा एक कैपेबल डॉक्टर है और अगर वो कहती है कि ये ठीक है तो आमतौर पर ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने अभी एक नया जान पहचान बनाया है जो कि इस बच्चे की मदद कर सकता है। तो ये सुनते हुए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बताओ आखिर वो कौन है और मैं उससे मिलना चाहूंगा। ये सुनते हुए स्कारलेट उसे अपने पीछे पीछे ले जाती है, जहाँ पे जियान मनी मन कह रहा होता है जब मैं पहले भी इस मेथड का यूज कर चुका हूँ तो आखिर ये प्रॉब्लम अचानक क्यों उभर उठी। ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे लंबे टाइम तक रखा था। तभी स्कारलेट उससे कह रही होती है यंग मैन मेरी बात सुनो, जब तुम उस इंसान से मिलोगे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। तभी जियान का वो रिएक्शन फिर से होने लगता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मार डालो, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अब स्कारलेट उसे देखते हुए कह रही होती है हे यंग लड़के क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझे जवाब दो। तो जियान कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ। जो कि देखते हुए स्कारलेट उसे अपने साथ ले जाती है और एक रूम पे जाते हुए कह रही होती है हुसैन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये सुनते हुए हुसैन कह रहा होता है ओह सिस्टर स्कारलेट क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं अभी बिजी हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे स्पाइडर कल्ट का साइन होता है। ये देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है कि क्या एक स्पाइडर कल्ट आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसे आवाज आती है स्पाइडर कल्ट उसे मार डालो उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुसैन रामिन खा रहा होता है, जिसे देखते हुए स्कारलेट चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम किस काम की बात कर रहे हो, तुम तो बस यहाँ पे रामिन खा रहे हो। तो हुसैन कह रहा होता है कम ऑन खाना पीना भी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उन लोगों को कम मत आको जो कि खाने को अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ बताओ मैटर क्या है, हम लोगों की तो पहले ही मीटिंग हो चुकी है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ये एक यंग मैन है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और आखिरकार स्पिरिट बीट से रिलेटेड मामले हमारे लोग बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जहाँ पे आवाज आ रही होती है रिवेंज लो, स्पाइडर कल्ट से रिवेंज लो। ये देखते हुए वो मन मन कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है, मेरे दिमाग में ये सोच कहाँ से आ रहे हैं। तो उसे इस तरह हरकतें करते हुए देख हुसैन उससे कह रहा होता है अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे भाई को हेल्प की जरूरत है। लेकिन उसे देखते हुए जियान को अजीब सी आवाज आ रही होती है, वो कह रही होती है मार डालो इस बंदे को मार डालो। जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है आखिर डीमन स्पाइडर कल्ट के हेल्प की जरूरत किसे है। और ये कहते ही वो अपने बीस्ट को समन करता है और उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हुसैन काफी इजीली उस धमाके को डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो रामिन खाते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यंग ब्रदर तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है और तुम्हारी स्पिरिट की एसेंस करप्टेड हो चुकी है और तुम्हारी कोर बिल्कुल क्योस से भर चुकी है। ऐसा लगता है कि तुमने कोई अजीब सी इम्प्योर चीज को कंज्यूम कर ली है और तुम्हारी बीस्ट एक फियर बीस्ट में इवॉल्व हो रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होती है वो एक अजीब तरीके की क्रीचर बन जाती है, लेकिन वो वहाँ पर ही फंस जाता है। जो कि देखते हुए हुसैन कह रहा होता है अरे नहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारा बीस्ट स्पेस के डोर में फंस चुका है और ऐसा लगता है कि तुमने अपना दिमाग पूरी तरीके से नहीं खोया है। और हाँ ये बुरा नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करता है, जहाँ पे वो दी मदर ऑफ स्पाइडर को प्रे करने लगता है और काफी सारे चैंट करते हुए सिंक्रो को समन करता है, जो कि काफी छोटा सा क्रीचर होता है और वो उसके सर के ऊपर आके गिरता है। ये देखते हुए हुसैन कह रहा होता है बच्चे क्या हाल में तुम्हारा वजन फिर से बढ़ चुका है, तो अब से सोते समय तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन खाने की इजाजत नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। और इसी के साथ वो वाइन ब्रैप का यूज करता है, जहाँ पे वो लिनियो के अटैक से बच जाता है और काफी तेजी से जाते हुए उसके सिर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे उसे धकेलते हुए उसे वापस रॉयल स्पेस में भेज देता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें इतने पावरफुल कदम का यूज सिर्फ दुनिया को बचाने और अपने लोगों की मदद करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन तुम तो दुनिया को तबाह करने पर तुले हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। इसी के साथ वो उसे वापस रॉयल स्पेस में भेज देता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो जो पूरी की पूरी जगह होती है वो तबाह हो जाती है। देखिए स्कारलेट कह रही होती है लगता है तुमने काफी जोरों से उसे मारा है। तो हुसैन कह रहा होता है हाँ ये ठीक है, ये बस थोड़ा सा खरोच है, तो उसके बारे में चिंता मत करो। तो स्कारलेट कह रही होती है क्या तुम इस बिजनेस के बारे में बात करना और एक ही समय में खाना खाना बंद कर सकते हो, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है।
इसी के साथ वो जियायान को देखती है जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ये देखते हुए वो कह रही होती है अब क्या करे, तुमने इस यंग लड़के को नीचे गिरा दिया है और वैसे अपने अटैक से इसको काफी ज्यादा घायल कर दिया है। तो हुसैन कह रहा होता है आखिर तुम्हें उसके बारे में इतनी चिंता क्यों है। तो स्कारलेट उससे कह रही होती पीछे हटो, मेरा पागल छोटा भाई वैसे भी काफी ज्यादा परेशान है और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दूसरों के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये देखते हुए हुसैन कह रहा होते तो फिर इस छोटे से ब्रदर और इसके फ्रेंड को मेरे विलेज ले जाओ, मैं उसे कुछ रामेन खिलाऊंगा। ये देखते हुए स्कारलेट कह रही होती जल्दी से उठ जाओ, तुमने अभी मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया है और तुम्हें बहुत कुछ पे करना पड़ेगा, तो जल्दी से उठो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे जियायान को एक अजीब सी जगह में ले जाया जाता है जहाँ पे उसे किसी तरीके के पानी में डुबाया जाता है, जहाँ पे उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने दो लोग होते हैं जो कि अजीब तरीके की भाषा बोल रहे होते हैं। यहाँ पे एक लेडी कह रही होती है क्या ये जाग चुका है, तो दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं वो अभी तक नहीं जगा है। इसी के साथ वो जियायान के नाक पे 2 उंगली घुसाते हैं और कह रहे होते हैं अब मैं इसे जगा दूंगा। जो देखते हुए जियायान उठ जाता है और कह रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है और मैं ये किस तरीके की लिक्विड के अंदर हूँ। तो आई ऑफ अपोकलिप्स उसे बताती है कि ये एक ही समय में स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल दोनों को ही रिस्टोर करती है। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है आखिर तुम एक गेस्ट को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हो। तो जॉश उससे कह रहा होता है ये गेस्ट ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, ये तो एक पागल लगता है। तो उन सभी की बातें सुनते हुए जियान कह रहा होता है आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे से हुसैन आता है और उसे कह रहा होता है लड़के क्या तुम जाग चुके हो। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो देखता है कि हुसैन अभी भी रामेन खा रहा होता है। जो कि देखते हुए वो उससे कह रहा होता है तो क्या तुम डीमन स्पाइडर कल्ट के मेंबर्स नहीं हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है डीमन स्पाइडर कल्ट आखिर ये क्या है, ये तो स्पाइडर क्वीन का क्लैन है, वैसे तुम आउटसाइडर बेहतरीन तरीके से नाम देना जानते हो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है आखिर ये जगह कौन सी है और मुझे बताओ कि आखिर किया गुबाई वो कहाँ पे है। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम वाकई में इस तरह नंगा रहना चाहते हो। तभी वहाँ पे वो लेडी उसे कपड़े देती है और उसे कह रही होती है जल्दी से इसे पहन लो। तो जियान उसे देखते हुए उसे ले लेता है और शर्माते हुए कह रहा होता है थैंक यू। इसी के साथ वो उस कपड़े को पहन लेता है और कह रहा होता है तुम लोगों ने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, आखिर तुम हो कौन। वो देखता है कि उसके सामने से हुसैन गायब है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब इसके पीछे से जॉश उसे एक पत्थर मारता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो जॉश उसे कह रहा होता है पागल लड़के चलो मेरे पीछे पीछे चलो। लेकिन जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो आगे के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये अंडरग्राउंड पैलेस है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ के खींच रही होती है और आगे ले जा रही होती है। जियान कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेडी उससे कह रही होती है उस टेम्पल में वो प्रीस्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। तो जियान कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ। इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने एक स्पाइडर टेम्पल होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे उस टेम्पल में जाना है। तभी वो लेडी उसे ग्रीन क्रिस्टल स्पाइडर देती है और उससे कह रही होती है ये तुम्हारे लिए है, इसे अपनी कलाई पर लगा दो। बिल्कुल इस तरह ये कहते ही वो उसे अपनी कलाई दिखाती है। जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसे पहनूं। ये कहते ही वो उसे पहनते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी जॉश उस ब्रेसलेट का यूज करते हुए काफी तेजी से आगे निकल जाता है, जैसे कि मानो वो कोई स्पाइडरमैन हो। जहाँ पे जॉश कह रहा होता है चुप रहो पागल लड़के, क्या तुम ये कर सकते हो। जो कि देखते हुए वो लेडी कह रही होती जॉश मैंने तुमसे कहा था कि हमारे गेस्ट का सम्मान करो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जॉश वहाँ से काफी ज्यादा आगे निकल गया होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियान मन कह रहा होता है तो ये इस तरह से काम करता है, लगता है ये लोग स्पाइडरमैन के रिश्तेदार है और इसी के साथ वो भी उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जो कि देखते वो लेडी हंसने लगती है, जहाँ पे वो उसे समझाते हुए कह रही होती है इससे पहले कि तुम इस स्पाइडर की एबिलिटी को यूज करो तुम्हें इसे समझना होगा और तुम्हें इस स्पाइडर के साथ ट्यून होना होगा, जहाँ पे स्पाइडर के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना इसे अट्यून कहते हैं, ना कि इस पर कंट्रोल करने के लिए इसे ऑर्डर देना। वो ये कह रही होती है लेकिन जियान को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो लेडी उस स्पाइडर के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है तुम बीस्ट मास्टर बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, लेकिन हम अपनी हार्ट का यूज करते हैं और अगर तुम अपने हार्ट को किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो तो तुम ये जान सकते हो कि आखिर वो दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है और वो दूसरा पर्सन तुम्हारी सोच को भी जान सकता है। तो उसकी बात सुनते हुए जियान इशारे में उससे कह रहा होता है तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी भाषा अलग है। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है साथ ही तुम काफी ज्यादा लंबी बात करती हो, लेकिन क्या आई ऑफ अपोकलिप्स इस लैंग्वेज को समझ सकती है। तभी आई ऑफ अपोकलिप्स उससे कहता है उसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है
और कह रहा होता है कि क्या आखिर मैं स्पिरिचुअल पावर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। और इसी के साथ वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जहाँ पे उसकी न्यू स्किल सिंपल दूसरी तरफ से नोटिस नहीं किया, लेकिन अब जब मैं इसके करीब आ चुका हूँ तो ऐसा लगता है कि सच में काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है ये टेम्पल एक सैक्रेड प्लेस है और यहाँ पे सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जा सकती। तो ये सुनते हुए जियान आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो एक अजीब सी जगह में पहुँचता है। ये जगह देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है क्या ये स्पाइडर कल्ट का टेम्पल है? हम लोग तो साफ रूप से दुश्मन हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है? तब इसके सामने से हुसैन उससे कह रहा होता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी जल्दी यहाँ पे आ चुके हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें सिंपैथेटिक रेजोनेंस को समझने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ठीक है मैं फिर से अपने आप के बारे में बताता हूँ। मैं अलब्रेई वान हुसैन हूँ, द स्पाइडर क्वीन क्लैन की मून शैडो ट्राइब का हाई प्रीस्ट हूँ। और तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर स्पाइडर कल्ट तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, क्यों है ना? वो रीजन तुम्हारे सामने है। और इसी के साथ वो एक चुटकी बजाता है, जहाँ पे उसके सामने काफी सारे स्क्रीन को दिखाता है और उससे कह रहा होता है ये एक लंबी कहानी है और जैसे कि तुम अपने सामने देख सकते हो ये प्लेनेट कैरालॉन्ड है, या फिर तुम इसे द स्पाइडर नेस्ट रियल्म भी कह सकते हो, और ये हमारा होम प्लेनेट है। हम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी हर क्रीचर के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं और हमने उनके साथ कम्युनिकेट करने में महारत हासिल कर ली है। लेकिन एक दिन अचानक तुम जैसा कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर यहाँ पे आ पहुँचा और अपना टेरिटरी बनाने लगा। लेकिन सबसे पहले हमने उन लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखा। हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स और एबिलिटी को एक्सचेंज किया, जिसके बदले में हमें तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट की एडवांस टेक्नोलॉजी मिली। यहाँ तक कि हम तुम लोगों को हमारी मदर गॉडेस द क्वीन ऑफ स्पाइडर के पास भी लेके गए। ओरिजिनली सब कुछ एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था। हालांकि तुम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स अचानक अपने वायलेंस को यूज करने लगे, जहाँ पे तुम लोगों ने अपने बीस्ट को टेम करने के लिए उन टेक्निकों का यूज करने का ट्राई किया जो कि हमने तुम्हें स्पाइडर क्वीन को कंट्रोल करने और अपनी स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए दी थी। लेकिन वो स्पाइडर क्वीन पहले से ही डिवाइनिटी के क्लोज थी, जिसे टेम करना इम्पॉसिबल है। और इतना ज्यादा इंटेंस रेजिस्टेंस की वजह से स्पाइडर क्वीन घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी रैंक कम होकर एमेथिस्ट रैंक पर आ चुकी थी, जिससे कि पूरे के पूरे प्लेनेट की स्पिरिचुअल वेंस अफेक्टेड हो चुकी थी, जहाँ सभी क्रीचर्स की पोटेंशियल रैंक एमेथिस्ट रैंक तक लिमिटेड हो चुकी थी। और इसके रिजल्ट के तौर पे तुम लोग और इनेटिव एंड्स दोनों के बीच वॉर छिड़ गया और ये वॉर लंबे टाइम तक चला, जहाँ पे उस एडवांस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, जहाँ पे कई सारे नेटिव ट्राइब्स डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। और इसके खत्म होते होते द स्पाइडर क्वीन क्लैन दो भागों में बट गया। द सोलर डॉन फैक्शन, जो कि स्पाइडर क्वीन के सोलर फॉर्म को वर्शिप करता था, ये बाद में स्पाइडर कल्ट के नाम से जाना गया। जहाँ मूनवेल फैक्शन, जो कि शांति की इच्छा रखता था, जो स्पाइडर क्वीन के लूनर फॉर्म की पूजा करता था, जो कि कोई लड़ाई नहीं चाहता था, वो हम है। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है रुरू को एक मिनट, तुमने तो अभी तक मेरा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है प्लीज आगे बढ़ो और अपना क्वेश्चन पूछो, मैं सीधा सीधा आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो हुसैन कह रहा होता है बेटे क्या तुम फेट में बिलीव करते हो? और ये कहते वो उसके पीछे आ जाता है, जो कि देखते हुए जियान उससे कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये कहते वो अपनी पावर का यूज करता है, जो कि देखते हुए हुसैन कहता है अरे अरे रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी वो सोर्स इरोशन की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ कि तुम अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज मत करो, नहीं तो फिर से तुम्हारा वो पेट बीस्ट एक फ्रोसियस बीस्ट में बदल जाएगा, जिससे कि तुम्हें दिक्कत होने वाली है। इसी के साथ यान देखता है कि वो रिएक्शन फिर से होने लगता है, जो कि देखते हुए वो रुक जाता है। हुसैन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं इस कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। हाई प्रीस्ट बनने से पहले कैंडिडेट को पिलग्रिमेज के अंदर रहना पड़ता है, जिसमें सर्कल के दौरान करंट स्पाइडर क्वीन की मांद को विजिट करना इसमें शामिल है। और उस समय जब मैं हॉली लैंड पर गया था तो मैंने स्पाइडर क्वीन को नहीं देखा, प्रोबेबली किसी वजह से क्वीन को अपने नेस्ट को छोड़ना पड़ा। और उस नेस्ट के ठीक पास मुझे एक इंसान और उसका स्पिरिट बीस्ट कंपेनियन मिला था, जहाँ पे वो यंग मैन और वो स्पिरिट बीस्ट दोनों ही काफी ज्यादा घायल थे। और वो यंग मैन अपने स्पिरिट बीस्ट से सॉरी कह रहा था। मुझे लगा था कि वो बाहरी इंसान था जिसे मैंने देखा था, जो कि अपने स्पिरिट बीस्ट को इतनी सीरियसली लेता था। तो मैंने उसे और उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को बचाया और मैं उसे अपनी ट्राइब में लेके आया, और फिर वो कुछ समय तक हमारे ट्राइब में ही रहा। शायद ये उसकी काइंडनेस की वजह थी, जहाँ पे हम दुश्मन होते लेकिन हम दोस्त बन गए। और फिर कुछ समय बाद उस यंग मैन ने मुझे अपना नाम बताया, भाई चिंग चुंग। तो अब तुम जान चुके होंगे कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता रुको, तुम एक दूसरे को तब से जानते थे जब से मेरे दादाजी छोटे थे, तो अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बताओगे, लेकिन तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र लगभग 30 साल है। तो उस
उसकी बातें सुनते हुए हुसैन उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आदिवासियों की उम्र काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती है। बाय द वे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुम सचमुच इसके बारे में नहीं जानते थे कि बीस्ट स्पेस हर एक बीस्ट मास्टर का एक्सक्लूसिव डायमेंशनल स्पेस होता है और अगर दूसरे इसमें एंटर करते हैं तो रिजेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है। और हाँ, तुम्हारा कंपेनियन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो अब तक मर चुका होता या फिर उसकी बॉडी भी नहीं बचती। और लक की बात यह है कि उसके सिर्फ स्पिरिचुअल वेज में ही दिक्कत आई है और ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। और अब इसकी बॉडी के सरफेस से स्पिरिचुअल पावर की क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हो चुकी है, जहाँ पे वो अब लगभग पहले जैसी हो चुकी है। लेकिन उस पर इंपेरियल बीस्ट स्पेस के स्पिरिचुअल इफेक्ट की वजह से उसकी अभी की सिचुएशन अच्छी नहीं है और शायद वो कभी भी नहीं उठेगी। तो ये सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या कभी नहीं उठेगी। हुसैन उसे कह रहा होता है लेकिन ये पूरी तरीके से होपलेस नहीं है, मुझे एक मेथड पता है और ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम इसे आजमाना चाहते हो या फिर नहीं। ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है तो बताओ ये कौन सी मेथड है। जो कि सुनते हुए हुसैन उसे कह रहा होता है जब क्वीन अपनी मून शैडो फॉर्म में थी तो उसने एक मैजिक लिक्विड को बाहर निकाला था जो कि किसी भी सफरिंग को हील कर सकती थी। जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स ने एक बार किसी आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए इस तरह की लिक्विड को यूज किया था और आउटसाइडर के साथ वॉर की वजह से इस आर्टिफैक्ट को वायरस से भरे कब्र में छिपा दिया गया ताकि ये सेफ रह सके। और उस आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए किसी को उस कब्र के अंदर जाना होगा। हालांकि उस टॉम्ब में हर तरीके की ट्रैप्स है जिसकी वजह से कई सारे टॉम्ब लुटेरे या तो मर गए या फिर अपाहिज हो चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है। हुसैन उससे कह रहा होता है और सबसे भयानक चीज ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे फ्रोसियस बीस्ट है जो कि उस वार के दौरान गलती से उस टॉम्ब में घुस गया था। साथ ही वहाँ पे काफी सारे रिजरेक्टेड लाशें भी है जो कि एक मैसिव अमाउंट में ज़ॉम्बीज़ की आर्मी है। तो क्या तुम ये कर सकते हो। तो उसकी बात सुनते हुए जियायान घबराने लगता है, जहाँ पे हिचकिचाते हुए कह रहा होता है कि आप गुबाई अभी जिस सिचुएशन में है उसकी वजह मैं हूँ, तो मुझे इस मामले की जिम्मेदारी लेनी होगी, तो इसलिए मैं चाहूंगा। उसकी बातें सुनते हुए हुसैन मनी मन कह रहा होता है बुरा नहीं है भाई जिंग चुंग, तुम्हारा ये पोता काफी ज्यादा वफादार है। इसी के साथ वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये सिटी काफी ज्यादा एंशिएंट है और तुम्हारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी हिस्ट्री लगभग 1400 साल पहले की है और ये टॉम लगभग 1000 साल से यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये बोरियल ग्राउंड में हमेशा से ही गार्ड्स रहते हैं जो कि इसकी रक्षा करने के लिए तैनात होते हैं, जिसमें से कुछ टॉम रॉबर्ट्स को बाहर से अंदर आने के लिए रोकने के लिए है और दूसरे गार्ड्स उनके बारे में तो तुम्हें पहले से पता होगा, वो अंदर से बाहर जाने वाले लोगों को रोकने के लिए है। अब इनमें से गार्ड कह रहा होता है हाय प्रीस्ट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हुसैन कह रहा होता है तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू, अब दरवाजा खोल दो। इसी के साथ वो दरवाजा खोल देता है। यहाँ पे हुसैन कह रहा होता है वैसे जियायान अगर सच कहो तो मैंने इस टॉम के बारे में जो भी कहा वो झूठ था। तो ये सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उससे कह रहा था क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, और तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखते ही वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ वो अपने पीछे किसी चीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, तो चलो देखते हैं क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है। इसी के साथ वो आगे जाते हुए उसी कप को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये वही आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में उसने बताया था। लगता है मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो उस आर्टिफैक्ट को उठाता है और कह रहा होता रुको, मैं तो IF अपोकलिप्स का यूज करना भूल ही गया। और तभी उसके सामने एक धमाका होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि वो किसी अजीब सी जगह में आ पहुँचता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ये क्या है, क्या मैंने दोबारा टाइम ट्रेवल किया और क्या मैं अपने पिछले लाइफ में वापिस आ गया हूँ। तभी वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो वही इंसान है जो कि पहले मेरे एनिमी के फोर्सेस में था। ऐसा लगता है कि मैंने उस समय गोली मारकर इसे मार डाला था। इसी के साथ उसे सब कुछ याद आने लगता है। यहाँ पे वो सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ मैं इसके बाद सीढ़ियों से आगे बढ़ा था, जहाँ पे फिर से एक और दुश्मन के साथ मेरा मुकाबला हुआ। मुझे याद आया उस समय हमारा जो मिशन था वो दुश्मन के कमांडर को मार डालना था और मैं अपने टीम में अकेला बचा था। इसी के साथ वो और एक कमरे में जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है और आखिर में ये वो आखिरी रूम है जिसमें मैंने एंटर किया। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो सच में मेरा पास्ट है। और आखिर मुझे अब भी इतनी परवाह क्यों हो रही है। मुझे तो कियाओ गुबाई और दादाजी को बचाने जाना चाहिए। लेकिन ये कहते ही वो उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ पे वो अपने सामने अपनी ही लाश को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता
होते ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। भले ही ये सब पास्ट है लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। ये कहते ही वो अपने आप को देखता है, तभी उसे एक आवाज आती है जो कि उसे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसा तुमने अभी भी अपने पास्ट को नहीं छोड़ा है। जो कि सुनते ही वो कह रहा होता है, आखिर ये कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। तभी पास्ट वाला जियाओयान उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है, ये मैं हूँ। जो कि देखते हुए जियाओयान उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे होगा, तुम तो मर चुके हो है ना, मतलब मैं पहले ही मर चुका हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो ज़ॉम्बी उससे कह रहा होता है, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, तो इसलिए अगर मैं मर गया तो तुम्हें भी मरना होगा। ये कहते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी जियाओयान अपने पास एक पिस्तौल को देखता है, जिसे देखते हुए वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पे जियाओयान उसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है, तुम मैं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम बस मेरे पास्ट हो, ना कि तुम मैं हूँ। इसी के साथ वो उस गन को उठाता है, जहाँ पे वो उस ज़ॉम्बी को शूट करते हुए कह रहा होता है, मेरा पास्ट और मेरा अब कोई भी नाता नहीं है, मैं बाई जियाओयान हूँ, मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ और मेरे पास अभी भी दोस्त है, फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं हूँ जो कि मैं हुआ करता था। और इसी के साथ वो उसे मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, रेस्ट इन पीस मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैं हूँ जो कि इंपीरियल बीस्ट मास्टर बाई जियाओयान है। और जैसे ही वो उसे मारता है वैसे ही वो फिर से पहले वाले जगह में आ जाता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन था। इसी के साथ वो अपने हाथों में उसी आर्टिफैक्ट को देखता है और कह रहा होता है, खैर इसे भूल जाओ, वैसे मुझे आर्टिफैक्ट मिल चुकी है तो इसलिए अभी गुबाई सुरक्षित है। ये कहते ही वो बाहर आ जाता है, जिसे देखते हुए हुसैन कह रहा होता है, बुरा नहीं है, तुम काफी जल्दी बाहर आ चुके हो। तो जियाओयान उसे उस आर्टिफैक्ट को देते हुए कह रहा होता है, ऐसी अजीब मुस्कान मत रखो, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम ये चाहते थे कि मैं इस टेस्ट में फेल हो जाऊं, है ना, तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे। तो ये सुनते हुए हुसैन उससे कह रहा होता है, क्या सीधे तुम्हें ये सब कुछ बताना बेहतर होता, तो फिर क्या ये टेस्ट एक टेस्ट जैसा होता, ये ट्रायल बस एक पर्सन को टेस्ट करने के लिए है जो कि अपने आप में ही एक डीमन है। तो बताओ आखिर तुम्हारा डीमन क्या था। तो जियाओयान कह रहा था, छोड़ो, वैसे वो अभी तक मरी नहीं है ना। तो हुसैन कह रहा था, वैसे डिवाइन आर्टिफैक्ट ना सिर्फ तुम्हारे साथी को ठीक कर सकती है बल्कि ये तुम्हारे सोर्स एसेंस को भी ठीक कर सकती है। हालांकि स्पाइडर क्वीन एसेंस की लिमिटेड सप्लाई की वजह से ये बस एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही चॉइस है, अपने साथियों को बचाओ या फिर खुद को बचाओ। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, तो अब तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, और हाँ, और कितनी ऐसी बातें हैं जो कि तुमने मुझसे छिपाई है। ये कहते ही वो उसका गला पकड़ लेता है। जो कि देखते हुए हुसैन उससे कह रहा होता है, सच में आखिर तुम क्या करने वाले हो, तुम किसे बचाओगे। जो कि सुनते हुए जियाओयान गुबाई की तरफ आगे बढ़ता है। तो हुसैन उससे कह रहा होता है, क्या तुम सच में इसे करना चाहते हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बस उसकी हार्ट की स्पिरिचुअल वेज पे स्ट्राइक करो जो कि उसकी दांतियान है। जो कि सुनते हुए जियाओयान घबरा रहा होता है और कहता है, दांतियान, मुझे इस पे हिट करना है। और ये कहते हुए वो गुबाई को छू रहा होता है, जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है, गुबाई तुम जल्दी ठीक होने वाली हो। तभी गुबाई हंसते हुए कह रही होती है, रुको रुको, मुझे हंसी आ रही है। ये देखते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या ये क्या हो रहा है। जो कि देखते हुए हुसैन जोरों से हंसने लगता है। तो जियाओयान कह रहा होता है, हुसैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो हुसैन उससे कह रहा होता है, ये काम मत करो, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था कि आप गुबाई पहले से ही जाग चुकी थी और चूंकि तुम बाई जिंगचुंग के पोते हो तो इसलिए मैं बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था, इसीलिए मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था, और इसके अलावा ये आइडिया गुबाई का था। जो कि सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है कि क्या तुम ये शब्द दोस्त उस पर दे रहे हो, क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने से डरते हो। तो गुबाई कह रही होती, मास्टर हुसैन ने जो भी कहा वो सही है, ये आइडिया मेरा ही था, और अगर इससे यंग मास्टर को तकलीफ आई है तो प्लीज मैं माफी चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आई है, मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी उन दोनों को देखते हुए हुसैन कह रहा होता है, वैसे मैं तुम लोगों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान देना बाकी है। ये आर्टिफैक्ट जो कि तुम्हारे हाथ में मौजूद है, ये एक वर्सेटाइल मेडिसिनल टर्मिनल है। हालांकि अंदर के कंपोनेंट्स को एक ही बार में हील कर देता है, जहाँ पे एक बार यूज करने के बाद तुम्हारी चोट ठीक होती रहेगी, और ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक कि ये आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये लाइफ टाइम तक रहेगा। तो अभी के लिए सोर्स इरोजन को इस आर्टिफैक्ट से सप्रेस किया जा सकता है। ये तुम्हें हील करते रहेगी लेकिन उन्हें पूरी तरीके से ठीक करना मुश्किल है, और ये ऐसा नहीं कर सकती। जो कि सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है, तो मतलब दूसरे शब्दों में मैं फ्यूचर में अपने इस एरोसल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इस चीज का यूज करते रहूंगा। तो हुसैन उससे कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो कि सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, अभी के लिए यही काम सबसे बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ वो अपने डांटियान पर उसका यूज कर देता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब तरीके के निशान फैलने लगते हैं।
जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी एरोशन रेट डिक्रीज हो रही है और धीरे धीरे उसकी एरोशन रेट बिल्कुल 0 पे आ जाती है, जहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल स्पेस बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो कि देखते हुए वो अपने सामने अपनी स्पिरिचुअल स्पेस को ओपन करता है और कह रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर वो व्हेल क्या कर रही है। इसी के साथ जैसे वो अंदर जाता है वैसे वो अपने सामने काफी बड़े समुद्र को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी के साथ वो आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रहा होता है अपोकलिप्स आई, इस जगह को पूरी तरीके से सर्च करो। तो आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रहा होता है ये एक नया हार्डवेयर है तो इसलिए इसे अपडेट करना पड़ेगा। जो कि सुनते हुए जियावन कह रहा होता है क्या नया हार्डवेयर, क्या तुम उसी आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हो? और जिस तरीके से तुमने मुझे इसके बारे में बताया है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कंप्यूटर के अंदर हूँ। खैर मुझे सबसे पहले इसे अपडेट करना चाहिए और इसी के साथ वो उसे अपडेट करता है, जहाँ पे कंप्लीट अपडेट हो जाती है और नई फंक्शन इंस्टॉल होती है, जहाँ पे वो सिस्टम चेंज हो रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इंटरफेस बदल रहा है। क्या ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इन एबॉर्गिन्स की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये सब आई ऑफ अपोकलिप्स की वजह से हो रहा है? अभी वो अपने पीछे उसी व्हेल यानी कि लिनियो को देखता है जो कि बाहर निकलता है और काफी सारे पानी को उसके ऊपर दे मारता है। लिनियो को देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है रुको, क्या ये इल्यूजन इश्यू सॉल्व नहीं हो चुका है? लेकिन आखिर ये अभी भी इतना बड़ा क्यों है? तभी वो देखता है कि वो व्हेल उसके करीब ही बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो घबरा जाता है और कह रहा होता है हे व्हेल रुको, ये मैं हूँ बाय जियायान। तो लिनियो से कह रहा होता है बाय जियायान मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ। ये कहते ही वो उसे चाटने लगता है, जो कि देखते हुए जियायान मन ही मन कह रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्हेल की मेंटल इलनेस डेवलप हो चुकी है और उसका दिमाग काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। खैर आई ऑफ अपोकलिप्स इसकी जांच करो। तभी आई ऑफ अपोकलिप्स उससे कह रहा होता है क्या तुम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो? तो उससे कह रहा होता है हाँ बस जल्दी करो। तभी इसके सामने कई सारे सिस्टम विंडोज ओपन हो जाते हैं जिसमें उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या ये सब क्या है? क्या ये बहुत ही ज्यादा डिटेल नहीं है? ऐसा लगता है कि इस आर्टिफैक्ट ने आई ऑफ अपोकलिप्स के टैलेंट को इंक्रीज कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है? और इसी के साथ वो आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रहा होता है आई ऑफ अपोकलिप्स जल्दी से मेरे टेस्ट डाटा को दिखाओ। अब इसके सामने काफी सारे सिस्टम विंडोज आ जाते हैं, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है और ये दूसरे इंटरफेस से अलग क्यों है? तब इसके सामने एरोजन की मॉनिटरिंग स्किल दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है सोर्स एरोजन स्पिरिचुअल पावर और स्किल पर ज्यादा दबाव डालता है और फिजिकल टैलेंट को इम्प्रूव करता है और ये टैलेंट की स्पीड को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन रैम्पेज में जा सकता है। जो कि देखते ही वो उस आर्टिफैक्ट को देखने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है आर्टिफैक्ट एलानिया की वेनोवोलेंस, जो कि सोर्स एरोजन के ग्रोथ को कंट्रोल करती है और सेल्फ एडजस्टमेंट के लिए अलाउ करती है। देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आर्टिफैक्ट का यूज एक स्विच के रूप में किया जा सकता है, तो जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं खुद के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए सोर्स एरोजन के इफेक्ट का यूज कर सकता हूँ। हालांकि इसकी एनहेंसमेंट लिमिटेड है, लेकिन आई ऑफ अपोकलिप्स में इम्प्रूव किया गया है और मैं किसी भी टाइम अपने पेट बीस्ट के डाटा को देख सकता हूँ। जहाँ सोर्स इरोजन ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन ये ग्रेट प्रैक्टिस वैल्यू रखता है। वैसे अगर तुम लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। हम देखते हैं जियान कह रहा होता है इस बार मैंने ना सिर्फ किया गुबाई की जान बचाई, बल्कि मैंने कई सारे नई पावर्स को और कई सारे नए टैक्टिकल्स ऑप्शंस को भी जोड़े हैं। हालांकि बैलेंस सिटी को छोड़ने का मेरा ये गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ है और मेरे पास यहाँ लिंग तियान शुई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरा ये पेट बीस्ट व्हेल ये बिल्कुल इडियट बन चुका है। तो लगता है चीजें हाथों से जा रही है, ये काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। सीन चेंज होता है, हमें एक एक्सपेरिमेंटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बॉडी को देखते हैं। इसी के साथ बताया जाता है एक्सपेरिमेंटल लॉग 100239 प्रीस्ट ऑर्थर एलोकार्ड का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे ओरिजिनल हार्ट की लोकेशन की एक नई डिस्कवरी की गई है। इसी के साथ ये हार्ट एक स्पिरिचुअल स्टोन के जैसे किसी चीज से घिरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इसके बॉडी को किसी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक का सामना करना पड़ा, जिससे कि बॉडी के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। और इस टारगेट के डैमेज को देखते हुए ऐसा लगता है कि अटैक की स्ट्रेंथ लगभग गोल्ड लेवल के ऊपर की है। इसी के साथ हम वहाँ पे डैन को देखते हैं जो कि उसकी सर्जरी कर रही होती है, जहाँ पे वो उस क्रिस्टल को निकालते हुए उसकी जांच कर रही होती है, जहाँ पे डैन कह रही होती है जिंग तियान द लॉर्ड ऑफ द रेन फॉरेस्ट के ऑब्जर्वेशन को सस्पेंड करो और मुझे दूसरे सैंपल्स को लेबोरेटरी में लेने के लिए मदद करो। इसी के साथ वो सैंपल को लेते हुए कह रही होती है मुझे एक दिलचस्प चीज मिली है, तो शायद मैं अपना पिछला रिसर्च
रिसर्च जारी रख सकती हूँ, और अगर ये मेथड काम करती है तो ये कुछ मटेरियल्स को रिप्लेस कर सकती है। और हाँ मेरे बीस्ट, उस टेस्टिंग सीन में पाए गए दूसरे सैंपल्स को भी मेरे पास लेके आओ। ये सुनते हुए वो बीस्ट वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे डैन उस बॉडी की रिसर्च कर रही होती है और कह रही होती है आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो कि सारे के सारे स्पिरिचुअल पावर को कंप्रेस करके उसे क्रिस्टल में बदल देती है। तभी वो जो टेस्टिंग होती है वो कंप्लीट होती है, जिसे देखते हुए वो कह रही होती है सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं बल्कि क्रिस्टलाइज्ड ही स्पिरिचुअल पावर के सोर्स की ओरिजिन है। और ये काफी ज्यादा अजीब बात है, लेकिन मुझे शायद थोड़ा सा आराम करना होगा। तभी वो जो बीस्ट होता है वो बचे हुए सैंपल्स को वहाँ पे लेके आता है, जो कि देखती हुए वो कह रही होती है शायद बचे हुए इन सैंपल्स में ही कई सारे राज छिपे होंगे। इसी के साथ वो सैंपल को चेक करती है और कह रही होती है शायद इसे उसी मर्डरर ने छोड़ा है। इसी के साथ वो एक्सपेरिमेंट को देखते हुए कह रही होती है थोड़ी देर और रुको बच्चे, तुम जल्द ही जाग जाओगे। इसी के साथ वो अपने बीस्ट से कह रही होती है सिंह ध्यान जल्दी करो और उन सुराग को ढूंढो, मुझे अब इस मर्डरर में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के सामने खड़ी होती है और कह रही होती है आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है और ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी वो देखती है कि वो लोग आ रहे होते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जियान कह रहा होता है हुसैन आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तो हुसैन कह रहा होता है यंग मैन इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, मैं बस जायंट वुड सिटी की ओर ही जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा। तो हुसैन कह रहा होता है अरे मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, आखिर मेरे इतने बुरे इरादे कैसे हो सकते हैं। तो जियान उससे कह रहा होता है शुरू से ही तुम उतने अच्छे नहीं थे और तुमने मुझे काफी बार झूठ बोला है। खैर तुमने मेरी और गुबाई की जान बचाई है तो इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन तुम हमेशा झूठ बोलते हो और गुबाई को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो। सच कहूँ तुम्हारी बातों पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सब देखते हुए गुबाई परेशान हो रही होती है। तभी हुसैन कह रहा होता है अरे अरे ऐसा मत बनो, मैंने तुम्हारे लिए राइड हेलिंग सर्विस को कांटेक्ट किया है, तो क्या ये तुम्हारे लिए मुझे माफ करने के लिए काफी नहीं है। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, तुम बस ये चाहते हो कि इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँ ताकि तुम मिस यांजिया के साथ फ्री में जा सको, है ना। तो वो कह रहा होता है वेल जैसे कि बाई जिंग चुंग के पोते से एक्सपेक्टेड था, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। ये सब देखते स्कारलेट कह रही होती है अरे अरे बहस करना बंद करो, मैं दूर से तुम लोगों को सुन सकती हूँ। अरे गुबाई चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम दोनों बहस करना बंद करो, जो कि सुनते हुए दोनों ही शांत हो जाते हैं। जहाँ पे हुसैन कह रहा होता है कि क्या आखिर इसने भी क्या कहा। तो जियान भी कह रहा होता है हाँ आखिर तुमने भी क्या कहा। तो कि सुनते हुए गुबाई शर्माने लगती है। तब स्कारलेट कह रही होती है कार में बैठो और शांत हो जाओ, तुम दोनों बच्चे आखिर तुम दोनों ऐसे हरकतें क्यों करते हो। और इसी के साथ वो गुबाई से कह रही होती है वैसे लेडी तुम्हारा नाम क्या है। तो गुबाई कह रही होती है तो मेरा नाम किया गुबाई है। तो स्कारलेट आगे जाती हुई कह रही होती है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो और सुनो जिस तरह अभी तुमने उन्हें डांटा है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। तो गुबाई कह रही होती है क्या सच में। तो वो कह रही होती है ऑफ कोर्स, क्या तुम फ्लावर ऑफ द रोड के बारे में जानते हो। उस मूवी की हीरोइन बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। और इसी के साथ वो कार में बैठ जाती है, जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे स्कारलेट कह रही होती है हुसैन यहाँ से निकलने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर तुम जायंट वुड सिटी में क्यों विजिट करना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ये तो बाई जियान है जो कि वहाँ पे जाना चाहता है, वो अभी अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरी स्पिरिचुअल बीस्ट उस इंसिडेंट की वजह से और भी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, इसीलिए इसे डिजास्टर के लाइट में एक ब्लेसिंग के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन मेरे दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं कुछ मटेरियल्स को ढूंढने के लिए जायंट सिटी में जाना चाहता हूँ। और हालांकि मैं ओरिजिनली जायंट वुड सिटी में इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रीजर ढूंढना है। इसी के साथ वो मरियन कह रहा होता है वो भी दादाजी की मदद करने के लिए। तब स्कारलेट उससे कह रही होती है अगर तुम ट्रीजर की तलाश में हो तो अभी जायंट वुड सिटी को विजिट करना ये अच्छा आइडिया नहीं है। हालांकि यहाँ के गैंग्स दूसरे के साथ बैलेंस बनाए रखते हैं और बाहर से काफी ज्यादा शांत दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाल ही में कुछ हुआ है। मैंने सुना है कि वहाँ पे अजीब लोग हैं जो कि लोगों को मारते हैं और उनके तरीके बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। वो लोगों के या तो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं या फिर उनके बॉडी के कुछ हिस्से खा लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज या फिर दूसरे क्रीचर का काम है। लेकिन सिटी के गैंग ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और इसके बजाय वो ये मानते हैं कि कोई सिटी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब मर्सनरीज के ग्रुप इस सिटी के चारों ओर तैनात है। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए गुबाई घबराने लगती है और कह रही होती है ज़ॉम्बीज ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी जियान उसे कह रहा था
गुबाई डरो मत, ये बस अफवाह हो सकती है, तो इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए गुबाई कह रहे होते नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बीज़ मूवीज काफी ज्यादा पसंद है और इसलिए मैं जल्द से जल्द उस जायंट वुड सिटी में जाना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए जियायान काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है और मरियन कह रहा होता है आखिर ये अजीब बदलाव क्या है, क्या ये बदल चुकी है। इसी के साथ वो सभी उस जायंट वुड सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ होता है। ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है तो ये जायंट वुड सिटी है। तभी हुसैन बाहर निकलते हुए कह रहा होता है तो फिर चलो ब्रेक थ्रू मटेरियल्स ढूंढते हैं। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है प्लीज ऐसे एक्ट मत करो कि तुम ये काम करने वाले हो। अब स्कारलेट क्या ही होती है, तुम दोनों बहस करना बंद कर सकते हो क्या, सबसे पहले मेरे पैसे चुकाओ। तो देखते हुए हुसैन जियायान की तरफ देखने लगता है तो जियायान उससे कह रहा होता है आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो। इसी के साथ वो मरियम कह रहा होता है धिक्कार है, ये तो मुझे लूट रहा है। इसी के साथ वो उसे पैसे दे देता है। जहाँ पे स्कारलेट कह रही होती है ब्लड शैडो बार, जहाँ पे सिटी के ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं, वो इस सड़क के ऑपोजिट साइड में है। और हाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी भी ज़ॉम्बी इंसिडेंट को जांच करने की कमीशन है, तो इसलिए जब तुम लोगों का हो जाएगा तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये सुनते हुए जियायान गुबाई से कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं और गुबाई चलेंगे। जहाँ पे गुबाई उदास होते हुए कह रही होती है मुझे भी ज़ॉम्बी देखना था। ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि गुबाई भी जाना चाहती है और इसी के साथ स्कारलेट को एक अजीब सा इशारा कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या आखिर तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो उसकी बातें समझ जाती है और कह रही होती है लगता है मैं तुम्हारी बातें समझ चुकी हूँ। इसी के साथ वो कह रही होती है लड़के, मुझे अचानक याद आया कि मेरा भाई आज मेरी मदद करने वाला था लेकिन वो आज काफी ज्यादा भूखा था, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो जियान कह रहा होता है मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन गुबाई इसमें काफी ज्यादा अच्छी है, तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते हो। इसी के साथ वो गुबाई से कह रहा था गुबाई क्या तुम जाना चाहती हो। तो गुबाई कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगी। इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम हुसैन और जियान को देखते हैं जहाँ पे हुसैन कह रहा होता है अभी हम दोनों यहाँ पे हैं और हम दोनों बॉयज का टाइम आ चुका है, चलो बैटमैन बनते हैं। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है क्या आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम अभी अपने आप को बॉय कैसे कह सकते हो। तो हुसैन कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो एक मेच्योर बॉय हूँ। जियान उससे कह रहा होता है तो क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। वो उससे कहता है तुम अभी भी कम उम्र के हो तो मैं तुम्हें अकेले बार में कैसे जाने दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं इस जगह को जानता हूँ। तो जियान उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर इस बार का कर्जा है। तो वो उससे कह रहा होता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सबसे पहले डेस्क में जो है उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी जानकारी मिलती है। इसी के साथ वो फर्स्ट टेबल में चले जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है हे जियान काफी टाइम हो चुका है नहीं मिले हैं, तो बताओ आखिर तुम आज हमें क्या देने वाले हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती क्या हुसैन तुम यहाँ पे हो, तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की। इसी के साथ वो कह रही होती सिस्टर जिया जल्दी से इसका बिल लेके आओ। तो जिया कह रही होती क्या हुसैन यहाँ पे आया है, बिल्कुल मैं अभी बिल लेके आती हूँ। हुसैन कह रहा होता है रुको रुको रुको, मैं आज अपने डियर जियान को गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ। देखो मेरे पीछे वो जो सफेद वाला लड़का है ना वो काफी ज्यादा अमीर है और वो अपने स्पीड बीस्ट को सिल्वर रैंक तक अपग्रेड करवाने के लिए मटेरियल्स की तलाश कर रहा है। तो जियान कह रही होती है इस तरह की चीजों के लिए ब्रदर गौ को ढूंढो। दूसरी तरफ जियान मनीमन कह रहा होता है अगर ये अपोकलिप्स की आई नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे काफी सारा पैसा बर्बाद कर चुका होता। तभी जियान को एक कॉल आता है जो कि देखते हुए हुसैन कह रहा होता है जियान ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। तो वो कह रही होती है यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा फिर से हो रहा है, आखिर ये फिर से कॉल क्यों कर रहा है। तो हुसैन कह रहा होता है आखिर ये कौन है, क्या मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो कह रही होती है ये एक पर्सन है जिससे मैं कल ऑनलाइन मिली थी और लगता है कि ये कोई अमीर एरोगेंट किड है जहाँ पे दोस्त के तौर पर जोड़ने के बाद वो अजीब वीडियो भेज रहा है और ये काफी ज्यादा एनोइंग है। वो लगातार मेरी पोस्ट पे कमेंट करते जा रहा है, मुझे पता नहीं कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे गर्ल तो बताओ आखिर तुमने क्या सोचा है, मैंने जगह को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तो बताओ तुम क्या सोचती हो, क्या तुमने अपना मन बना लिया है। और इसी के साथ वो उसके पास जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे अपना मास्टर बना लो और तुम मेरे स्लेव बन जाओ। और ये कहते वो हंस रहा होता है। तो उसे देखते हुए जियान मनीमन कह रहा होता है रास्ते में जिन अमीर लोगों के साथ हमारा सामना हुआ है वो या तो पागल थे या फिर कमीने थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल रिच नहीं लगता, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तभी हुसैन उसके पीछे आते हुए कह रहा होता है रुको जवान आदमी, इतनी जल्दी मत करो, ये जियो सिटी है, यहाँ के लोग वैसे
नहीं है जैसे कि बेलिन सिटी में है, जहाँ सिर्फ बीस्ट मास्टर के पास ही पावर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसी के साथ हम जियाओ नुआन को देखते हैं, जो कि उस लड़के से कह रही होती है, जिन हैंगटा, जिन क्लैन का यंग मास्टर, जूमियो सिटी का फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट। तुम्हारी एज 19 है ना? और तुमने ऐसे ऑनलाइन काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की तुम्हारी ये एप्स और तुम्हारे पैसे देखकर खुद तुम्हारी गुलाम बन जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी जियाओ नुआन उसके ऊपर अटैक करती है और उसके गले पे एक इंजेक्शन मार देती है, जो कि देखते हुए वो लड़का कह रहा होता है, आखिर तुमने ये क्या किया है? इसी के साथ उसकी बॉडी बिल्कुल अजीब तरीके की हो जाती है, जहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। तभी जियाओ नुआन उससे कह रही होती है, ये बस एक छोटी सी एंटी स्पिरिट पावर पोशन है, जो कि आम लोगों के लिए बस एक नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन की तरह होता है, लेकिन तुम जैसे बीस्ट मास्टर के लिए ये एक टॉक्सिन है। तो अब तुम्हारी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब तुम शायद से ही दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। ये देखते हुए हुसैन हंसते हुए कह रहा होता है, जियाओ नुआन बीस्ट मास्टर से नफरत करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस है और उसका निकनेम वेन किलर है। तो जियाओ कह रहा होता है, क्या वो जानती है कि तुम एक बीस्ट मास्टर हो? तो हुसैन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स वो एक इन्फॉर्मेंट है और वो मुझे इसलिए निशाना नहीं बनाती है क्योंकि मैं खास हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कह रहा होता है, मेरे पुराने दोस्त काफी दिनों से नहीं मिले हैं, है ना? और मैंने सोचा था कि तुम दोबारा ज्यूमियो सिटी में कभी नहीं आओगे, स्पेशली ज्यूमियो सिटी के लॉर्ड को गुस्सा दिलाने के बाद तो कभी नहीं। ये कहते ही वो अपना कैप उतारता है और इसी के साथ आई ऑफ अपोकलिप्स हमें ये बताती है कि इसका नाम ज़ेनतियान है और ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जहाँ पे ज़ेनतियान कह रहा होता है, तो बताओ आज तुम यहाँ पे क्या मैसअप करने वाले हो हुसैन? तो उसे देखते हुसैन उससे कह रहा होता है, ओ तो ये ज़ेनतियान है। खैर मैं आज ब्लड शैडो बार में कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पे कोई परेशानी पैदा क्यों करूँगा? तो उसी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ उस दूसरे लड़के को वहाँ से ले जा रही होती है। तभी ज़ेनतियान कह रहा होता है, ईमानदारी से कहूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी जानकारी की जरूरत है, और जिसे सच में जानकारी की जरूरत है वो है ये यंग हीरो, है ना? या फिर यूँ कहे कि ये बाय सिटी लॉर्ड के पोते और बेलिन सिटी से है, वो प्रोडिजी जिसने आधे ग्रीन बनाना फॉरेस्ट को तबाह कर दिया, जो कि उसके करंट सिल्वर रैंक से ऊपर है, जो कि एक नेचुरली गिफ्टेड बीस्ट मास्टर है बाय जियाओयान, क्यों, है ना? तो जियाओयान उससे कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तो ज़ेनतियान उससे कह रहा होता है, आखिरकार मैं इस ब्लड शैडो बार का बॉस हूँ, या फिर मुझे ये कहना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन इंटेलिजेंस एक्सचेंज सेंटर का बॉस। तो हमारी ग्रीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे तुम एक अच्छे गेस्ट हो, तो चलो एक जगह बैठ के बात करते हैं, क्यों, है ना? इसी के साथ वो सब एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पे हुसैन जियाओ नुआन से कह रहा होता है, हे सिस्टर जिया, पहले जैसे ही टकीला लेके आओ, वो भी बिना नमक के। तो उससे कह रही होती है, आखिर ये कौन ऑर्डर कर रहा है? तो हुसैन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये यंग मास्टर के लिए है। तभी ज़ेनतियान कह रहा होता है, यंग मास्टर भाई, तुम्हारी तरह हाई एबिलिटी वाला एक टैलेंटेड इंसान के रूप में तुम्हारे लिए सिल्वर रैंक के ब्रेक थ्रू मटेरियल्स को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? तो आखिर तुम सच में क्या चाहते हो? क्या वो चीज काफी ज्यादा कीमती है, बिल्कुल उन रेयर और एक्सोटिक मटेरियल्स की तरह जिन्हें तुमने ऑक्शन में देखा था? तो ये सुनते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इसे ऑक्शन के बारे में कैसे पता चला? ऐसा लगता है कि इसका इन्फ्लुएंस इस जेनवुड सिटी तक लिमिटेड नहीं है, शायद पूरा का पूरा क्यूशो फेडरेशन उसकी आंखों के नजर में होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो ज़ेनतियान कह रहा होता है, तो मटेरियल्स के बारे में आखिर तुम किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो? जियाओ नुआन कह रहा होता है, ये स्पिरिट इन्फ्यूज्ड हेवनली वाटर है, वाटर एलिमेंट का एक पर्पल क्रिस्टल ग्रेड मटेरियल, और हाँ तुम्हें पैसे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए ज़ेनतियान कह रहा होता है, मैं देख सकता हूँ मेरी समझ की बेस पर तुम्हारा दूसरा स्पिरिचुअल बीस्ट वो फायर एलिमेंट का है ना? लेकिन उसे तो वाटर एलिमेंट रिलेटेड मटेरियल्स की जरूरत नहीं होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि ये मटेरियल तुम्हारे लिए नहीं है? या फिर ये भी हो सकता है कि ये बेलिन सिटी के लॉर्ड के लिए है, जो कि अभी काफी ज्यादा घायल है। उसकी बातें सुनते हुए जियाओयान और भी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो कैसे जानता है कि मेरी दादाजी को चोट लगी है? क्या वो इस तरह के मैटर्स के बारे में भी जानता है? इसी के साथ वो कह रहा होता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? तो ज़ेनतियान उससे कह रहा होता है, जबकि बेलिन सिटी ने ये सारी जानकारी सील कर दी है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई भी दीवार नहीं है जो कि मेरे नजरों से सीक्रेट को छुपा सके। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और तुम्हारे जरिए कहे जाने वाले मटेरियल्स की बेस पर गेस लगाकर कोई भी बेलिन सिटी के लॉर्ड की सिचुएशन को जान सकता है। और कुछ दूसरे भी रीजंस हैं जहाँ पे हम जैसे इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे हाल ही में अननोन ओरिजिन के कुछ लोग तुम्हारे बेलिन सिटी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, आखिर वो लोग है कौन और कौन बेलिन सिटी को टारगेट कर रहा है? तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओयान मन ही मन कह रहा होता है, ज़ेनतियान एक पल रुको, हम तो यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे, आखिर ये मुझे क्या बता रहा है? तभी हुसैन कह रहा होता है, तो तुम बस हमें ये बताओ कि आखिर हमें वो हेवनली वाटर कहाँ पे मिलेगा?
ये सुनते हुए जैंतियान कह रहा होता है 3 महीने पहले मर्सनरीज के एक ग्रुप को स्पिरिट इन्फ्यूज्ड हेवनली वाटर को लाने के लिए वाइट हॉल माउंटेन्स में भेजा गया था। हालांकि एक बार वहाँ पे एंटर करने के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आ पाए और पिछले 3 महीने से लोग एक के बाद एक वहाँ पे एंटर कर रहे थे। यहाँ पे कई सारे लोगों ने इसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। ये सुनते हुए जियायान आई ऑफ अपोकलिप्स से कह रहा होता है, आई ऑफ अपोकलिप्स प्लीज वाइट हॉल माउंटेन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरी मदद करो। तो आई ऑफ अपोकलिप्स उससे कह रही होती है, वाइट हॉल माउंटेन जिम्यू सिटी के नॉर्थर्न ज्यूरिडिक्शन के माउंटेन रेंज में है और ये जिम्यू सिटी का सबसे लार्जेस्ट ओरिजिनल स्पिरिट माइंड में था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। तभी जैंतियान कह रहा होता है, पर्सनली मैं तुम्हें वहाँ पे जाने से मना करूंगा। वहाँ की जगह काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहाँ से खो जाना बहुत ही ज्यादा आसान है, जहाँ पे काफी सारे फ्रोसियस बीस्ट भी है और यहाँ पे जाना काफी ज्यादा खतरनाक है। जियायान कह रहा होता है, थैंक यू, लेकिन जैसे कि तुम जानते हो मेरी पर्सनल रीजन की वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मैं जरूर उस स्पिरिट इन्फ्यूज्ड हेवनली वाटर को ढूंढूंगा। इसी के साथ वो उसमें जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे जैंतियान कह रहा होता है, नौजवान एक और बात है, मुझे लगता है कि जब तुमने सिटी में एंटर किया था तो तुमने कम से कम कुछ तो सुना होगा, ज़ॉम्बीज़, वैम्पायर, इनसे जुड़ी बातें और रीसेंट मर्डर केस को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सब सच है और ये मेरी एक सलाह है, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन, तो अपना ख्याल रखना, खासकर रात में। तो ये सुनते हुए जियायान आगे बढ़ता है और मन्यून कह रहा होता है, तो ये सब सच है, मुझे नहीं पता कि आखिर गुबाई और दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कारलेट कह रही होती है, उस समय मैं और मेरा छोटा भाई सड़कों पर घूम रहे थे, तभी एनर्जेटिक यंगस्टर्स का एक ग्रुप ने 3 ब्लॉक तक हमारा पीछा किया और तभी हमारा सामना एक अजीब तरीके की लड़की से हुआ। वो लगभग मेरी उम्र की थी और वो पुलिस एकेडमी की स्टूडेंट लगती थी और क्योंकि वो इतनी फियर्स दिखती थी तो उन यंगस्टर्स ने ये सोचा था कि वो लेडी मेरे साथ है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारा पीछा छोड़ दिया और बाद में वो लड़की और हम दोस्त बन गए। और मैंने सुना है कि अब वो एक पुलिस ऑफिसर है और जाइंटवुड सिटी में काफी बड़े लोगों में से एक है। तो गुबाई उससे कह रही होती है, तो इस वजह से उस पुलिस सिस्टर ने आपको ये इनविटेशन कार्ड भेजा था। मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस भी मर्सनरीज को हायर करती है। स्कारलेट उससे कह रही होती है, हमारे रिश्ते को देखते हुए और इस फैक्ट को देखते हुए कि वो ड्यूटी पर है, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें वो सीधे तौर पर संभाल नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम पर डिपेंड रहना पड़ता है और ये सब पुलिस सिविलियन कोऑपरेशन के बारे में है। इसी के साथ वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ पे वो जाते हुए कह रही होती है, हे लाओ चेन, मैं यहाँ पे हूँ और आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो लाओ चेन उसे देखते हुए कह रही होती है, जिस टाइम पे मैंने कहा था तुम मुझसे 3 मिनट 41 सेकंड लेट आई हो और हाँ, तुम यहाँ पे एक नई फेस को भी लेके आई हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, चेमिंग ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक न्यू कमर को यहाँ पे लेके आऊँ। और देखो लाओ चेन, ये काफी ज्यादा क्यूट है ना। तो लाओ चेन कह रही होती है, सीरियस रहो, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे कुछ साथी सच में अनप्रोफेशनल है और देखो हमारे सामने ये आज दूसरी इंसिडेंट है और मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ये दोबारा ना हो। तो स्कारलेट उसे देखते हुए कह रही होती है, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था क्योंकि ये लाश अभी भी ताजा है। तभी लाओ चेन कह रही होती है, हालांकि ना तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इसका पता लगा सकता है और ना ही और कोई कि आखिर विक्टिम के साथ किसने मारपीट की। खैर मैंने अभी क्राइम सीन की फोटोज ले ली है और फिलहाल मैं इस बॉडी को ले जाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। ये सुनते हुए वो कह रही होती है, तुम इसे कहाँ पे ले जाने वाली हो। तभी गुबाई कह रही होती, रुको 1 मिनट। तभी गुबाई देखती है कि उसके घाव में कुछ छिपा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो उसे निकालता है और कह रहा होता है, ये आखिर ये चीज क्या है, ये किसी ह्यूमन का तो नहीं हो सकता। लाओ चेन उससे कह रही होती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा ये दांत ये बुरी तरीके से घायल है और इसमें कई सारे दरारें हैं और ये किसी जिंदा इंसान के दांत के जैसा नहीं लग रहा है। इसी के साथ इस पर स्पिरिचुअल एनर्जी के निशान भी है, जो कि सिर्फ उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइस के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है। डेड पीपल ये आम लोगों की तरह बिहेव नहीं करते हैं और ऐसा लगता है कि वो रूमर वो सच है। दूसरे शब्दों में कहो तो क्रिमिनल एक लिविंग कॉर्प्स है, मतलब कि एक ज़ॉम्बी, और इसके स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइस से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है और ये बिल्कुल फ्रैंकस्टीन जैसा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान और हुसैन आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे जियायान कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि ये शॉर्टकट है। तो हुसैन कह रहा होता है, हाँ ऐसा ही तो लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक अजीब तरीके का क्रीचर आता है, जो कि देखते हुए हुसैन कह रहा होता है, देखो अपने पीछे देखो। तभी वो जो क्रीचर होते हैं वो चारों उनसे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए हुसैन कह रहा होता है, ये तो अनडेड है। तो जियायान कह रहा होता है, देखो तुम्हारे पीछे भी एक है। तो हुसैन अपनी वेपन को निकालते हुए उनका अटैक को काउंटर करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये अनडेड, ऐसा लगता है कि ये तो उसी क्रेजी टियान फैक्शन से है, वो तुम जैसे आउटसाइडर की टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉन्स्टर बनाते हैं। दूसरी तरफ जियायान उस ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है, ये तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। तो हुसैन कह रहा होता है, ये स्पिरिचुअल स्टोन या फिर सब्सटेंस का यूज कर रहे
रहे हैं, जो कि बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिप्लेस करने के लिए स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हैं, जिससे कि ये अनडेड फिर से रिवाइव हो सकता है। तो तुम्हें जल्दी से पिछले रास्ते से बाहर निकलना होगा। ऐसी भी तुम्हारी अभी की एबिलिटीज काफी ज्यादा कम है, जिससे कि तुम इन लोगों से निपट नहीं सकते हो। तो ये सुनते हुए जियान चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, क्या तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इन्हें इजीली निपटा सकता हूँ। तो हुसैन कह रहा होता है अगर तुम इनका सर काट भी दो फिर भी ये लोग फिर से रिवाइव हो सकते हैं, और आखिरकार तुम किसी ऐसी चीज को मार नहीं सकते हो जो कि पहले ही मर चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो अनडेड होते हैं वो फिर से जिंदा हो रहे होते हैं, जो कि देखते हुए जियान कह रहा होता है इनकी रीजनरेटिव एबिलिटी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हुसैन उसे कह रहा होता है तुम्हारी एबिलिटीज अभी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन तुम्हारे अभी के स्किल को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे निपट सकते हो, इसीलिए यहाँ पर रुकने की वजह तुम्हारे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। और हाँ, डायमंड रैंक की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये सुनते हुए जियान वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं गुबाई और दूसरे लोगों को ढूंढने जाऊंगा, तो अगर तुम बच गए तो हम दोबारा मिलेंगे। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हुसैन ये सब देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे लिए सीरियस होने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान काफी तेजी से भागते हुए वहाँ से निकल रहा होता है, और अगर तुम इसके पीछे गौर करोगे तो यहाँ पे भगवान विष्णु का चित्र बना हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान आगे जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या एक और अनडेड। तभी वो देखता है कि ये जो अनडेड है ये बिल्कुल अलग है। इसी के साथ वो जियान को सर्च करने लगता है, जहाँ पे जो पहले वाली स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो जियान के साथ मैच होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कारलेट और लाओचेन और गुबाई सभी कार पे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लाओचेन कह रही होती है लिटिल सिस्टर आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, तुम तो बिल्कुल हम पुलिस ऑफिसर जैसे हो। तो ये सुनते हुए स्कारलेट कह रही होती है हाँ, मैं भी ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वाइट स्केल सिटी अकेडमी स्पिरिचुअल एनर्जी फॉरेंसिक जांच सिखाती होगी। तो गुबाई कह रही होती है मैं बस इसमें इंटरेस्टेड थी तो इसलिए मैंने ये सीख लिया। तब स्कारलेट अपने सामने कुछ देखती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है हे ओल्ड चैन देखो सामने, लगता है कुछ हमारी ओर ही आ रहा है। तो ये देखते हुए चैन कह रही होती है ये तो एक सड़क है, आखिर यहाँ पे कोई चीजें कैसे फेंक सकता है। तभी अचानक उनके ऊपर हुसैन आते हुए गिरता है, इसके सामने एक अनडेड होता है, और इसी के साथ उनकी जो कार होती है वो रुक जाती है, जहाँ पे स्कारलेट बाहर आते हुए कह रही होती है हुसैन तुम ये क्या कर रहे हो। तो लाओचेन उसे कह रही होती है हे मिस्टर तुम्हें सबसे पहले नीचे उतर जाना चाहिए। ये सुनते हुए हुसैन कह रहा होता नहीं, अगर मैं नीचे आ गया तो ये आदमी भाग जाएगा। तो डियर ऑफिसर अगर मुझे सही से याद है तो पुलिस उसी ओल्ड आउटर सर्विस का यूज कर रही है ना, तो प्लीज मुझे एक पल उधार दीजिए, मुझे इससे कुछ सुराग लेने की जरूरत है, तो मुझे ये चाहिए। ये सुनते हुए लाओचेन कह रही होती रुको एक मिनट। तो हुसैन कह रहा होता है ये लोग जो अनडेड बनाते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं और वो एक पुराने इंटरफेस का यूज करते हैं। तो ये सुनते हुए लाओचेन कहती है तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो हुसैन कहता है मैं सीधे सीधे एक मेमोरी कैश डेटा तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उनका ठिकाना कहाँ पे है। तो उसे देखते हुए स्कारलेट कह रही होती है हुसैन तुम ये क्या कर रहे हो, और आखिर वो लड़का कहाँ पे है। इसी के साथ हुसैन उस लोकेशन को निकालता है, जो कि देखते हुए लाओचेन कह रही होती है ये एड्रेस क्या ये वही हाउल माउंटेन है, ये क्या तमाशा चल रहा है। तभी हुसैन कह रहा होता है भाई जियान उसे बंदी बना लिया गया है, जो कि सुनते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। सीन चेंज होता है, हम एक अजीब सी जगह में भाई जियान को देखते हैं, जो कि एक जगह बंधा हुआ होता है। तभी उसकी फोन रिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और जागते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ, और मेरा सेल फोन लगता है गुबाई मुझे कॉल कर रही है। इसी के साथ वो अपने हथकड़ी को देखता है, जहाँ पे आई ऑफ अपोकलिप्स कह रही होती है ये एंटी स्पिरिचुअल हैंडकफ्स है, जिसे स्पिरिचुअल एनर्जी से तोड़ा नहीं जा सकता। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है धिक्कार है, लेकिन रुको अगर मैं इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो फिर मैं इसे तोड़ने के लिए ब्रूट फोर्स का यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है अपोकलिप्स आई प्लीज ओरिजिनल एरोसिन की रेस्टोरेंट को रिलीज करने के लिए मेरी मदद करो। तो आई ऑफ अपोकलिप्स कह रहा होता है ये ऑपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल है, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो अपने फोन को निकालते हुए कह रहा होता है सबसे पहले गुबाई को बता दूं, नहीं तो वो बेफालतू में चिंता करने लगेगी। और जैसे ही वो अपने फोन को बाहर निकालता है वो देखता है कि उसके हाथों से ही वो फोन टूट चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुबाई काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जियान का कॉल नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर ये सब देखते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था रुको मैं तो भूल ही गया था कि मैं फ्रेंच स्टेट में हूँ। और इसी के साथ वो सप्रेशन फंक्शन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो चारों ओर देखते हुए मन कह रहा होता है देखने में ऐसा लगता है कि ये पहले कोई माइन था, तो अगर ये एक माइन था तो ये शायद लिंगशी स्पिरिट स्टोन माइन भी हो सकता है। और यहाँ की स्टोन
स्टोन्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी स्पिरिट स्टोन वेन्स मौजूद है और अगर इन वेन्स को विस्फोट करने के लिए मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर के यूज करूँ तो मैं यहाँ पे एक छेद बना सकता हूँ। तभी वो देखता है कि सामने वाली दीवार हिल रही होती है और इसी के साथ वहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये देखते ही वो खांसने लगता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट नहीं की है तो ये कैसे हुआ। तभी वो अपने सामने ची यानी को देखती है जो कि उससे कह रही होती है तो क्या तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो, लेकिन रुको तुम तो वही हो ना जो कि बाई फैमिली से है। तो ये देखते हुए जियान कह रहा होता है ची यानी आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो उससे कह रही होती है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तो ये देखते हुए वो घबराते हुए कह रहा होता है नहीं मैं खुश हूँ। तो यानी कह रही होती है वैसे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज है जो कि देखते हुए यानी कह रही होती है ब्रदर अब बस तुम मेरी नई ट्रिक्स पर नजर डालो। इसी के साथ वो क्रिम्सन विंग क्राउ को समन करती है जहाँ पे वो कह रही होती चलो इस बच्चे को अपनी ताकत दिखाते हैं और इसी के साथ वो फायर स्पिरिट पोजीशन को एक्टिवेट करती है जहाँ पे वो काफी तेजी से उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करती है। ये देखते हुए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मरियम कह रहा होता है क्या वो सीधे उस पर अटैक कर रही है। इसी के साथ वो कह रहा होता है ची यानी ये अनडेड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और नॉर्मल तरीके उन पर काम नहीं करेगी। ये सुनते हुए यानी कह रही होती है ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है और इसी के साथ वो काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करती है। तभी अचानक से एक अनडेड उसके पीछे से अटैक करता है लेकिन वो इसे इजीली डॉज कर लेती है जहाँ पे वो उसका गला पकड़ते हुए उसे काफी जोरों से पटक देती है जहाँ पे वो कह रही होती है अब बस एक ही बचा है और इसी के साथ वो दूसरा अनडेड उस पर अटैक करता है जो कि देखते हुए वो उसके अटैक को इजीली तोड़ देती है जहाँ पे वो उसे काफी जोरों से किक मारती है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और जियान से कह रही होती है अब आगे क्या होने वाला है वो बस तुम देखते जाओ छोटे ब्रदर।